हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी एजुकेटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकें। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर पे, अभी आपको पता है हमारा अध्याय कौन सा, ये हमारा 7वां अध्याय या 7th चैप्टर है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? मानव स्वास्थ्य एवं रोग। उसका हमने जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था वो हमने प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट कर लिया। आज हम कुछ ऐसे सामान्य रोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनसे कैसे बचा जाए उनके बारे में पढ़ेंगे, और बताएंगे कि कौन सा रोग है जो आपस में पास में बैठने से, संक्रमित व्यक्ति की वस्तुएं यूज करने से या और भी अन्य चीजों से कैसे फैलता है। तो हम बताएंगे आपको कैसे उनसे बच के रहना, और किन रोगों से। ऐसा नहीं है कि आप हर कोई भी रोग है और उसमें व्यक्ति बीमार हो, उसको हो सकता है आपकी जरूरत भी हो और आप उससे फिर भी दूर दूर क्या हो रहे हैं, बचे हुए फिर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर रोग आपके छुआछूत से या छूने से फैलता है। जो रोग छुआछूत से फैलते हैं उनके बारे में बताया जाएगा, जो नहीं फैलते उनके बारे में बताया जाएगा, और कैसे आप अपने आप को उन रोगों से बचा सकते हैं। अब यहाँ पर कहने को तो हम कह रहे हैं कि आपको डॉक्टर बना रहे हैं, लेकिन डॉक्टर तो नहीं बनेंगे, लेकिन आप क्या होगे, पढ़े लिखे बच्चे जरूर बन जाओगे कि कैसे अपने आप को रोगों से बचाना है, और कैसे दूसरे लोगों को सलाह भी देनी कि आप ऐसा मत कीजिए, नहीं तो आपको क्या हो सकता है, बीमारी हो सकती है या आपको रोग हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आज का हमारा अध्याय है, ये इसका नाम क्या? मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। और ये जो चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा? ये चैप्टर नंबर 7 है। और ये पार्ट नंबर कौन सा है लेक्चर का? ये पार्ट नंबर 2 है। सॉरी, 2 नहीं लिखना था, 7 लिखना था। चैप्टर नंबर क्या है? 7। और ये पार्ट नंबर क्या है लेक्चर का? पार्ट नंबर 2 है। और इसमें हम पढ़ने वाले क्या है? इसमें हम पढ़ेंगे अपनी क्या, जितने भी प्रकार के सामान्य रोग जो हमारे एनसीईआरटी में दिए गए। देखो भाई, रोग तो बहुत सारे हैं। अगर हम रोग पढ़ने बैठ जाएं तो पूरी एमबीबीएस यही करा दें आपको, समझे? लेकिन हम रोग कौन से पढ़ेंगे? रोग हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में दिए गए। ठीक है, क्योंकि पेपर कहां से बनना, हमारा एनसीईआरटी से बनना। बाकी पढ़ने के लिए तो आपके पास बहुत समय है, आगे जाकर के आप एमबीबीएस में पढ़ेंगे तो सब प्रकार की बीमारियां वहां पढ़ लेंगे। अभी आपको इतना पढ़ना कि आपका बोर्ड हो जाए और नीट का एग्जाम भी हो जाए। तो भाई इसमें चलते हैं हमारे लेक्चर में आगे। तो आज से जो है हमारा मानव में सामान्य रोग। ठीक है, सामान्य रोग, अब जो रोग होते हैं वो कई प्रकार से हो सकते हैं। बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है, वायरस के द्वारा हो सकता है, प्रोटोजोआ के द्वारा हो सकता है, हेलमेंथीज के द्वारा हो सकता है। तो बहुत से कारकों के द्वारा या पैथोजन के द्वारा हमें रोग हो सकते हैं। पैथोजन कल आपको बता ही दिया था, फिर से हम बता दे रहे। पैथोजन वह कारक होता है जो परपोषी की कोशिका, परपोषी के अंदर या बाहर रहकर उसे करे रोग से ग्रसित करे, वो हमारे क्या कहलाते हैं? पैथोजन कहलाते हैं। समझे? पैथोजन इसी प्रकार से पैरासाइट होते हैं। ठीक है, पैथोजन या पैरासाइट एक ही प्रकार के होते हैं, दोनों क्या करते हैं? रोग करते हैं। ठीक है भाई, अब यहां पर दिया गया सबसे पहले किसके द्वारा? जीवाणु रोग। जीवाणु रोग या बैक्टीरिया रोग, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी या जीवाणु के द्वारा होने वाली। तो उसमें सबसे पहले हमारा कौन सा है? टाइफाइड है। क्या है? टाइफाइड। अब टाइफाइड आपने वर्ड ऐसा है नहीं कि आपने सुना ना हो। टाइफाइड वर्ड आपने कभी ना कभी किसी ना किसी के मुंह से सुना होगा, और हो सकता है मैक्सिमम बच्चे उस रोग से कैसे रहो, ग्रसित भी हो चुके हों, उन लोगों को ये रोग हो चुका हो, ऐसा भी हो सकता है। समझे? तो अब हम बताते हैं कि ये टाइफाइड होता है, ये होता कैसे है। ये हमारा जो टाइफाइड होता, ऐसा तो है नहीं है कि मतलब ये वर्ड आपने सुना नहीं पहले। आपने सुना होगा कि टाइफाइड हो गया, फिर टाइफाइड वही कन्वर्ट हो जाता अपना केस में मलेरिया में, तो उसकी रीजन अलग है। हमें बस ये समझना है कि ये होता किसके द्वारा। तो ये जो टाइफाइड होता है ये किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफाई जीवाणु होता है या बैक्टीरिया होता है। अब जो फैलता कैसे? ये फैलता है कि संदूषित खाना, कंटामिनेटेड खाना खाने की वजह से। समझिए आप, जैसे मान लीजिए कि ये जो रोग है, अब किसी को, कोई व्यक्ति इससे ग्रसित था, ठीक है, उसने जहां भी अपना मलमूत्र जहां भी निकाला और वहीं आसपास उसने हाथ वगैरह नहीं धुले हैं, या कुछ और रीजन है, जैसे आप लोग होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हाथ हाथ कभी नहीं धुलते, वो अनहाइजीनिक पर्सन रहते हैं हमेशा। तो भाई हाथ धो करके आपको खाना खाना है। समझे? तो इसको ट्रांसमिट होने के लिए भी क्या होते हैं? बहुत सारे रीजन है। तो सबसे पहले आप समझना कि जो टाइफाइड रोग होता है वो होता किसके द्वारा होता? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। ठीक है, ये क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड
वो किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो भी आपको नोट्स दिए गए ये पर्याप्त है, ये आप आराम से इन नोट्स का बोर्ड में यूज कर सकते हो और इसमें कुछ भी कम नहीं किया गया, पूरा कंटेंट बिल्कुल एनसीईआरटी का एक एक चीज इसमें क्या किया गया, डाला गया। समझे? अब ये फैलता कैसे? आपको बताया संदूषित खाना खाने से। किस प्रकार से? सबसे ज्यादा फैलने के जिसके चांस है वो खराब खाना खाने की वजह से। खराब खाना खाने से, अब खराब खाने के साथ खराब पानी भी ऐड हो जाएगा, तो खराब पानी पीने से होता। और ये जाता कहां पर? ये जाता हमारी छोटी आंत पर। कहा जाता? छोटी आंत्र या स्मॉल इंटेस्टाइन होता, ये वहां जाकर के अपना क्या दिखाता, प्रकोप दिखाता। ये करता क्या है? टाइफाइड, वो अपने टाइफाइड जो साल्मोनेला टाइफाई है, ये कहा आंत्र में पहुंच करके करता, बॉडी में करता, फीवर बढ़ाता, मतलब फीवर वाली प्रोसेस होती है। अब फीवर क्यों होता? चलो आप आज आपको बता ही दी कि हमारे शरीर में फीवर आता क्यों है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई कारक हमारे अंदर घुसा, ठीक है, तो बॉडी को समझ में तो आ जाता भाई कोई बाहरी आदमी ने आक्रमण किया है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, कोशिश करती है कि उसे खुद से ही खत्म कर दे। क्योंकि आपको भी पता है कि पहले मेडिसिन वगैरह नहीं चलती थी, मेडिसिन अभी आई है, शरीर तो बहुत पहले बन चुका था। तो शरीर के पास ही क्षमता होती है कि वो रोगों से निपट ले। समझे? पहले तो हमारी सलाइवा होती है, उसमें एंजाइम होते हैं, अगर उससे नहीं मरा तो हमारे पेट या स्टोमक में सलाइवा होता है, उससे नहीं मरा तो उसके बाद फिर हमारी बॉडी में क्या होता है, फीवर वगैरह भी होता है। क्या होता है? फीवर। उसके अलावा और भी हमारी क्या होती है, इम्यूनिटी होती है, जो हम इम्यूनिटी वाले टॉपिक में कंप्लीट करने वाले। अभी हम आपको बता रहे थे कि फीवर के बारे में। फीवर होता क्यों है? बॉडी क्या करती है, कोशिश करती है कि जो भी कारक अंदर घुसा है उसके पास जो भी एंजाइम है, तापमान बढ़ा करके वो एंजाइम बनने ही ना दे। आपको भी पता है कि एंजाइम ही आगे जाकर के क्या करता था, उत्पाद बनाता था, उसी से हमारे लक्षण प्रदर्शित होते थे। ये आपको पता बताया हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कराया। तो जब एंजाइम ही नहीं बनेगा तो लक्षण प्रदर्शित नहीं होगी, तो जो बैक्टीरिया आया है उसका जो काम है वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो शरीर होता है या बॉडी होती है वो करता है, अपना तापमान बढ़ाती है। तापमान इतना बढ़ाती है ताकि जो कारक अंदर घुसा है वो अपना काम कर ही ना पाए। समझे? तो फीवर ऐसा नहीं है कि फीवर मतलब एक रोग को फीवर से इंडिकेट होता है हमें कि हमें कोई ना कोई क्या है, रोग होने वाला या हुआ है, तभी हमारी बॉडी में क्या हुआ, फीवर आया है या बुखार आया है। और बुखार क्यों आता? क्योंकि कोई भी कारक अंदर घुसा, शरीर ने अपना तापमान बढ़ाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, जिससे जो कारक अंदर आया है उसके एंजाइम को क्या कर सके, वो खत्म कर सके। समझे? कभी कभी बहुत ढीठ प्रकार की क्या होती है, कारक आ जाते हैं जिनको हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर उसे खत्म नहीं कर पाता, या फीवर आने के बाद भी वो खत्म नहीं हो पाता। समझे? ये जो होता है हमारा संचरण, ये जो फैलता है, ये कैसे फैलता है? किसके द्वारा? संदूषित खाना खाने के द्वारा। कहां घुस जाता है? हमारी छोटी आंत में घुस जाता है। कहां घुस जाता है? छोटी आंत में। अब इसके अलावा भी और भी रीजन हो सकते हैं। देखो, जो हमारा रक्त का आदान प्रदान हम करते हैं, वो भाई समझ लीजिए आप एकदम रोग लेने का सबसे अच्छा तरीका है। आपको अगर किसी से रोग लेना है, आप उसका ब्लड ले लीजिए संक्रमित व्यक्ति का, और अपने अंदर क्या कर लीजिए, इंजेक्ट कर लीजिए, तो आपको रोग हो जाएगा। समझे? इसी लिए क्या करना चाहिए, जब भी हम कहीं भी डॉक्टर के पास जाएं या कहीं भी इलाज कराएं, तो जब वो सिरिंज यूज करता तो उससे कहिए कि आप या तो नहीं यूज कीजिए या स्टेरिलाइज करके वो यूज कीजिए। समझे? क्योंकि कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, 50 पैसे, बहुत महंगी नहीं आती है सिरिंज, 50 पैसे या 1 रुपए की बचत करने के लिए वो यूज करी कराई दूसरे को लगा देती है, या ध्यान नहीं देते, कभी कभार यूज करी कराई दूसरे को लगा देते। तो जो हो सकता है जो व्यक्ति जिसको पहले लगाई हो वो संक्रमित हो, और उसी सिरिंज को यूज करके हमने किसको लगा दिया, नॉर्मल व्यक्ति को लगा दिया, तो कहीं ना कहीं ब्लड की एक आध दो ड्रॉपलेट तो उसमें होंगी ना, जो सिरिंज उसमें लगाई है, बल्कि बनी सी बात है ब्लड के कांटेक्ट में आई होंगी। आपको ही पता है कोशिका बहुत छोटी होती है, तो थोड़ा बहुत ब्लड होगा और वही क्या कर दिया, हमने दूसरे को इंजेक्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसे भी क्या होगा, वो रोग हो जाएगा। तो रक्त के आदान प्रदान से भी क्या हो सकता है, ये रोग हो सकता है। समझे भाई? तो ये हमारा क्या, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो सबसे ज्यादा जो मतलब इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है, खराब खाने खाने की वजह से होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह, होटल वगैरह, वो लोग क्या करते हैं, हर एक होटल या रेस्टोरेंट अपने आप को इतना मेंटेन नहीं करता कि साफ सफाई का ध्यान दे। आप कभी रसोई घर उसके जाकर के देखना, कितनी गंदगी मचाए रहती है वहां पर। तो इसलिए आपको करना, बाहर के खाने से बहुत ज्यादा बचना है, घर पर ही जो खाना बने उसी को आप खाइए और स्वस्थ रहिए। और इस टाइम पर, जो भी टाइम चल रहा है, आपके पेपर आने वाले हैं, एग्जाम आने वाला है, इस टाइम पर तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है। ठीक है भाई? तो टाइफाइड समझ गए किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफाई के द्वारा होता है। ये फैलता कैसे है ये भी बता दिया। अब इसमें होता क्या है, इसमें लगातार आपको बुखार आता रहता है। क्या आता रहता है? बुखार आता रहता है। आपको कब्ज हो सकती है, भूख भी नहीं लगती है,
अब भूख क्यों नहीं लगती? क्योंकि खाना ही नहीं सही से पच पाता, खाना इकट्ठा हो जाता, कब्ज हो जाती है, इस वजह से भूख नहीं लगती है, वीकनेस हो जाती है, कमजोरी आने लगती है। और ये इसमें इस टाइम पर जो बुखार रहता है वो 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये बुखार रहता है। बुखार का रीजन आपको बता दिया। बुखार आपने देखा होगा, कोई भी आपको रोग हो, आपको हल्का फुल्का फीवर आ ही जाता। अगर आपको जुकाम भी होगा तो तब भी हमारी बॉडी में क्या होता, बुखार आ जाता। बता दिया उसका रीजन क्यों आता है बुखार, ताकि हमारा शरीर जो है वो खुद रोगाणुओं जो या जो भी रोगजनक कारक आए उनसे निपट सके, उनको मार सके। अब लेकिन वो क्या है कि अब जो रोग कारक होते हैं या अब जो रोग करते हैं वो अब इतने ढेर प्रकार के हैं कि बुखार से तो काम ही नहीं चलता जब तक हम उनके लिए क्या करें, मेडिसिन वगैरह का यूज ना करें। समझे भाई? तो ये क्या होता, यहाँ पर अब बहुत सी चीजें लिखी है, देखो। खाना नहीं खाओगे, अच्छे से खाना नहीं पचेगा तो कमजोरी हो जाएगी। ठीक है। आमाशय में पीड़ा, पेट दर्द रहेगा, पेट दर्द रहेगा बराबर, क्यों? क्योंकि खाना पचा नहीं सही से, वो खाना इकट्ठा, कब्ज हो जाता है, सिर दर्द हो जाती है और भूख नहीं लगती है। ये सब क्या होते लक्षण है किसके? टाइफाइड के। किसके लक्षण है? टाइफाइड के। अब कभी कभी टाइफाइड इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि वो जो छोटी आंत है उसमें छेद कर देता है, उसमें वहां रहते रहते जो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है वो वहां रहते रहते उस आंत्र में क्या कर देगा, छेद कर देगा, जिससे हो सकता है व्यक्ति की क्या हो जाए, मृत्यु भी हो जाए। समझे? अब टाइफाइड का जो हम एनसीईआरटी में जिक्र किया गया तो हम उसके बारे में बता दें कि जो टाइफाइड का जो टेस्ट होता है वो किसके द्वारा करते हैं? बिडाल टेस्ट के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? बिडाल टेस्ट होता है ये, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, टाइफाइड के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि टाइफाइड का टेस्ट किसके द्वारा करते हैं, तो बिडॉल टेस्ट या बिडॉल परीक्षण। इतना क्लियर है? अब टाइफाइड के बारे में कहानी है कि ये जो टाइफाइड है ये मतलब पता कैसे चला था कि ये टाइफाइड होता है या फैल कैसे रहा था। तो ये एक महिला थी जिसको मैरी नाम था, इसको बाद में टाइफाइड मैरी के नाम से जाना गया। इसका नाम था मैरी मेलोन। ये क्या करती थी, रसोईया का काम करती थी। किसका काम करती थी? रसोई। जो अपने यहाँ पर जैसे मान लो बड़े बड़े लोग होते हैं जो जिनके यहाँ पर खाना बनाने के लिए आते हैं बाहर से, तो वो रसोईया काम करती थी। वो क्या करती थी, घर घर जाकर के खाना बनाया करती थी। जहां जहां पर वो खाना बनाती थी तो वहां जब उसने मतलब उसने खाना बनाया, कुछ समय बाद वहां के व्यक्ति रोग से ग्रसित हो गए और धीरे धीरे वो क्या हो गए, खत्म भी हो गए। क्योंकि शुरुआत में जब रोग आता तो उसके बारे में पता भी नहीं रहता। छोटी सी छोटी बीमारी, आपने हैजा बर्ड एक बार सुना हो, कॉलेरा, जिस प्रकार से हमारा कोरोना आया था, इसी प्रकार से अब बीमारी आती रही है समय के हिसाब से। सबसे पहले आता हैजा। हमारे घर वाले बताते हैं, जो हमारे घर में पूर्वज की, एक टाइम पर कोरोना की तरह ही एक हैजा बीमारी आई थी, कॉलेरा। उसका इलाज पता है क्या है? आप नमक लीजिए और थोड़ी सी चीनी लीजिए और उसको घोल बना करके पिला दीजिए, सही हो जाता था। लेकिन उस टाइम के लोगों को ये पता नहीं था। आपने देखा इलेक्ट्रोड करके पैकेट आता है, ओआरएस घोल जिसको बोलते हैं, वो देते हैं, उससे हैजा सही होता था। लेकिन उस टाइम के लोगों को ये पता ही नहीं था। तो उसने इतने सारे लोग मारे, उस टाइम पे इतने लोग मर गए कि पूछो ही मत। इसी प्रकार से जैसे टाइफाइड था, तो टाइफाइड शुरू में पता नहीं था, तो उसकी क्योर नहीं पता थी, उसके लिए मेडिसिन नहीं थी। तो जो अपनी क्या थी, टाइफाइड मैरी थी, वो घर जा जा करके क्या करती थी, खाना बनाती थी और उस रोग या जो अपना साल्मोनेला टाइफाइड जो बैक्टीरिया उसको फैलाती थी। खाना बनाती तो कहीं ना कहीं हो सकता वो किसी भी प्रकार से होगा, खाना संदूषित कर देती थी या कंटामिनेट कर देती थी। जब वही लोग घर के खाना खाएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। और शुरू में रोग या इनके लक्षण पता ना होने की वजह से ये लोग मरने लगे। तो जहां जहां के लोग मरते जा रहे थे, तो वहां से ये आगे बढ़ती जाती थी। जहां मान लो बनी सी बात है, लोग बीमार हो गए तो बीमार होने लगे उसके खाना खाने से, तो वो छोड़ करके दूसरी जगह चले गए। उसने वहां बनाया, वहां भी लोग बीमार होने लगे। इस प्रकार से वो पूरे शहर में क्या हो गई, पूरी बीमारी उसने फैला दी। फिर इसको बाद में पता चला कि ये जो बीमारी है ये टाइफाइड इसकी मैरी मेलोन के द्वारा फैलती है। तो उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया था और काफी कुछ मतलब हुआ था, मतलब उसको कुल मिलाकर के जेल में रखा गया था। और वहीं वो उसको शायद खाना वगैरह भी नहीं दिया गया था, वो भूखी मर गई थी। इतना तो मैं कहानी नहीं आएगी बोर्ड में, तो मैं पढ़ना है बस, उसमें जिक्र है अपने किसके, मैरी मेलोन का या टाइफाइड मैरी। इसलिए आपको थोड़ा बहुत ही इसके बारे में बता दिया। ठीक है। वो क्या थी, उस रोग की क्या थी, वाहक थी। वो रोगों को फैलाती थी। उसमें वो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते थे। वो किसमें, वो लोगों को फैलाती थी, उसके अंदर वो रहता था। आपने भाग बर्ड तो सुना होगा, जो रोग क्या वो उसके अंदर रहे लेकिन उससे हानि ना पहुंचाए, उसके द्वारा किसी और के पास पहुंच करके हानि पहुंचाए। जैसे हमारा मलेरिया होता है, वो मच्छर में मलेरिया रोग नहीं करता, वो किसमें करता है, मनुष्य में करता है। इसी प्रकार से वो किसका हो गया, मलेरिया का वाहक हो गया, मादा एनाफिलिस। अभी उसके बारे में ही बात करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है। तो ये जो टाइफाइड होता, टाइफाइड ज्वर या टाइफाइड फीवर किसके द्वारा होता, बिडाल टेस्ट के द्वारा। बिडॉल टेस्ट या बिडाल परीक्षण क्या होता है हमारा, बिडाल टेस्ट।
बिडाल टेस्ट है, बिडाल परीक्षण। ठीक है भाई। अब ये देखो यहाँ पर एक पिक्चर आपके लिए लाए थे, ये टाइफाइड है, देखो भाई उसमें बेचारे की क्या गलती थी, उसमें बेचारे के मच्छर है, उनकी क्या गलती है, उनके अंदर प्लाज्मोडियम है, तो अब वो तो खाना खाएंगे कहीं ना कहीं से, अब उनके चक्कर में रोग फैल जा रहा, तो भाई क्या कर सकते हो। इसका नाम हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, मैरी मेलोन नाम था इसका, क्या मैरी मेलोन। इसका जीवन परिचय नहीं आएगा, जीवन परिचय आपके किसमें केवल हिंदी वाले सब्जेक्ट में आते हैं जीवन परिचय, मैरी मेलोन। और उपनाम इसको क्या दिया गया था, टाइफाइड मैरी। क्या नाम दिया गया था इसको, टाइफाइड मैरी के नाम से इसको जाना गया था। ठीक है। अब देखते हैं और बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा रोग होता है। अब बैक्टीरिया के द्वारा एक रोग और है, निमोनिया। ये वर्ड भी आपने सुना होगा। तो जो निमोनिया होता है वो किसके द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये दो बैक्टीरिया होते हैं, इसके द्वारा हमें क्या होता है, निमोनिया हो जाता है। देखो बच्चे दो रोग में कंफ्यूज रहते हैं, एक निमोनिया हुआ और एक वायरल इन्फेक्शन जो हमें कॉमन कोल्ड हो जाता है, ये जो सामान्य जुकाम हो जाता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको दोनों कंफ्यूजन का करेंगे इसी लेक्चर में दूर कर देंगे। देखो अब ये जो निमोनिया होता है, निमोनिया का जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये दो बैक्टीरिया ये करते क्या है, ये करते हैं हमारे लंग्स में पहुंच करके, कहां पहुंच करके, हमारे लंग्स में पहुंच करके, लंग्स तो जानते हैं आप फेफड़े या फुफ्फुस में पहुंच करके जो उसकी वायु कोष्ठ या एल्वोलाई होती है वहां पर संक्रमण शुरू कर देते हैं। जब ये वहां पर संक्रमण शुरू करते हैं तो उसकी जो वायु कोष्ठ होती है या एल्वोलाई होती है उनमें फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है। जब उनमें फ्लूइड भर जाता है तो आपको भी पता है कि वायु कोष्ठ का काम क्या था, गैसेस का एक्सचेंज करना। गैसेस का क्या कर रही थी, एक्सचेंज कर रही थी। अब जैसे मान लीजिए वो पहले खाली होती थी तो उसमें से गैस आराम से, अब वो क्या होगी, फ्लूइड से भर गई। फ्लूइड मतलब द्रव, जैसे आपको कफ वगैरह बनता है इसी टाइप का म्यूकस टाइप का फ्लूइड वहां पर भर जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान अच्छे से नहीं हो पाता और सांस लेने में भी क्या होती है, बहुत दिक्कत होती है। अब कभी कभी तो केस इतना बिगड़ जाता है निमोनिया के कि जो व्यक्ति का जो रंग है, जो अपने नाखूनों का या होंठों का जो रंग होता है, ये ग्रे कलर से लेकर के नीले रंग तक में हो जाता है। अब ये होता क्यों है, क्योंकि क्या हुआ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो पाया। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां बनती है, हमारे ब्लड में, मतलब पूरी बॉडी में बनती है, टिश्यू में बनती है, समझे। और ऑक्सीजन क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू तक पहुंचती है, कोशिकाओं तक या ऊतकों तक, समझे, वहां पहुंचती है और वहां पर बनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। लेकिन जब क्या होगा, उनमें एल्वोलाई में क्या होगा, फ्लूइड भर गया। फ्लूइड भरने की वजह से वहां पर क्या होता, गैसों का एक्सचेंज नहीं हो पाता और गैसों का एक्सचेंज नहीं हो पाने की वजह से जो ह्यूमन होता है या मनुष्य होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होने लगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में जब इकट्ठी हो जाती है तो व्यक्ति किसका, ब्लूइश कलर का होने लगता है। ग्रे कलर से उसके जो हॉट है वो ग्रे कलर से किसके कलर में बदल जाते हैं, अपने ब्लूइश कलर में बदल जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, आपको सिर दर्द रहेगा, चिड़चिड़ी सी भी छूटती है और यहाँ पर वीकनेस वगैरह। देखो वीकनेस कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं। जैसे आपको न्यूट्रिशन की डाइट दी जाए तो उसमें मिल्क रहता था हमेशा सब में ऐड, हरी पत्तियां और दूध जिसमें सब में ऐड होता था। इसी प्रकार से बुखार, सिर दर्द और कमजोरी ये भी हर रोग में कहीं ना कहीं क्या होगी, ऐड होगी, समझे। तो ये हमारे क्या फेफड़े। अब फेफड़े में क्या होती है, हमारी वायु कोष्ठ या एल्वोलाई होती है। अब एल्वोलाई के अंदर ही क्या होता है, हमारा इन्फेक्शन होता है। एल्वोलाई के अंदर क्या होता है, हमारा इन्फेक्शन होता है। अब हमारे एल्वोलाई के अंदर ही क्या है, इन्फेक्शन है। जब एल्वोलाई के अंदर ही इन्फेक्शन होगा, वहां पर कोई चीज भर जाएगी तो गैसों का एक्सचेंज तो हो नहीं पाएगा ना। पहले क्या थी, उसकी जो लेयर थी, मान लीजिए हमारी ये क्या है, एल्वोलाई या वायु कोष्ठ है, ठीक है। यहां से हमारी क्या जा रही है, रुधिर वाहिनी जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं भरा, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आराम से अभी हमारी क्या है, गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ से ऑक्सीजन हमारी अंदर आ जाएगी, अंदर से बनी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो बाहर निकल जाएगी। यही होता था साधारण स्थिति में। लेकिन क्या हुआ, किसी कारणवश ये जो हमारी एल्वोलाई है, ये हमारी एल्वोलाई क्या हुई, पूरी तरीके से भर गई, मान लीजिए, अरे भाई पूरा बॉडी भर गया। तो अब ये हमारी क्या है, एल्वोलाई है, ठीक है। अब एल्वोलाई अभी क्या थी, एल्वोलाई या वायु कोष्ठ बोल लीजिए, इसमें परेशान न होइए, हम नाम लिख दीजिए यहाँ पर। ये हमारी क्या, वायु कोष्ठ। अब वायु कोष्ठ कहाँ होती है, हमारी फेफड़ों के अंदर होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं। और ये हमारी क्या है, रुधिर वाहिनी होती है। क्या होती है हमारी, रुधिर वाहिनी। अब रुधिर वाहिनी क्या होती है, ब्लड लेकर के आ रही है,
तो ब्लड में ही क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स, चाहे जो खराब न्यूट्रिएंट हो चाहे वो सही न्यूट्रिएंट हो, सभी कहाँ पर होते हैं, हमारे ब्लड में होते हैं, रुधिर में होते हैं। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जानी थी और ऑक्सीजन अंदर आनी थी। अब क्या होगा, किसी कारणवश यहाँ पर क्या होगा, बहुत फ्लूइड भर गया, यहाँ पर द्रव भर गया, म्यूकस जो भर गया, किसके वजह से, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ने करके यहाँ पर संक्रमण किया, किस पर, वायु कोष्ठ पर। तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड भर गया। अब यहाँ पर गैसों का उतनी आसानी से क्या हो पा रहा, एक्सचेंज नहीं हो पा रहा। इस वजह से हमें क्या होती है, घुटन सी होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाएगी, तो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर इकट्ठी होने लगेगी। तो ब्लड में जब होगी तो वो कहीं ना कहीं तो एक्सप्रेस होगी। अब जो हमारे होंठ होते हैं, नाखून होती हैं, हल्के से ग्रे कलर के होते हैं होंठ वगैरह, जैसे हर किसी के तो पिंक नहीं होते, लेकिन वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित होने लगते हैं, अपने नीले कलर में, ब्लू इस कलर में क्या होते हैं, परिवर्तित होने लगते हैं। जिससे क्या होता, संकेत मिलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो रही है। अब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो एनीमिया वगैरह की और भी चांस बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, व्यक्ति की डेथ होने की भी चांस क्या होती है, बढ़ जाते हैं। तो निमोनिया और जो हमारा कॉमन कोल्ड है, उसमें आपको क्या करना, दोनों में डिफरेंस समझ के चलना है, दोनों में कंफ्यूजन ना होना। जो निमोनिया होता वो हमारे फेफड़ों में होता है, और जो कॉमन कोल्ड या जो साधारण जुकाम होता है वो हमारे नोजल्स पार्ट में, ये जो नाक वाला हिस्सा होता है, ये नासा छिद्र यहाँ तक, ठीक है, जहां तक अपनी फेरेंक्स आती है वहां तक इन्फेक्शन होता है। उसके बाद जब हमारे ट्रैकिया शुरू हो जाती है या श्वास नली यहाँ से, इसके ऊपर ही होता है हमारा क्या, कॉमन कोल्ड। अब जो कॉमन कोल्ड होता है वो वायरस करता, विषाणु, जबकि जो हमारा निमोनिया है वो कौन कर रहा है, जीवाणु कर रहा है। कौन कर रहा है, जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा। ये आपको इतना पता होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि फेफड़ों को इन्फेक्ट ये भी कर रहा है, आप सोच लो उसमें भी हमें सांस लेने से दिक्कत होती है, तो शायद वो भी कहीं ना कहीं सिमिलर है। नहीं, सिमिलर नहीं है, दोनों क्या है, बहुत पूर्ण रूप से क्या है, अलग है। समझे, पसंद की लक्षण क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। लक्षण कैसे, जैसे मान लो ने दिक्कत हो रही है जो, ठीक है। तो अब हमारा जो निमोनिया था वो क्या, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा होता। इस रोग में होता क्या है, फुफ्फुस, लंग्स के वायु कोष्ठ एल्वोलाई संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमण के फलस्वरूप वायु कोष्ठों में तरल भर जाता, तरल का आएगा, म्यूकस भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। अब सांस जल्दी क्या हो रही है, जो हमारी वायु थी एक्सचेंज नहीं हो पा रही, इस वजह से सांस लेने में भी क्या हो गया, हमें दिक्कत होगी। अब ये फैलता कैसे, अब ये फैलता है कि जैसे मान लीजिए हमें निमोनिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इस कमरे में छींका, ठीक है, छींका खांसा जो भी किया, तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर से ड्रॉपलेट या बिंदुक निकलेगी, जो छींक में पानी की जो बूंद टाइप की समझ में आती है वो निकली। अब इस पेन पर आई, बोर्ड पर आई, यहाँ पर रखी, काफी वस्तुओं पर आई, ठीक है। अब वही चीज आपके मैथ वाले भैया आकर के छुएंगे, वही हिंदी वाले भैया छुएंगे, वही आपके एडिटर भैया छुएंगे, तो सब आकर के छुएंगे। तो जिसकी भी इम्यूनिटी कमजोर होगी उस पर क्या होगा, वो अपना जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वो उस पर आक्रमण आक्रमण तो वो सब पर करेगा, लेकिन बस फर्क ये है कि हर किसी को वो रोग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सबकी क्या है, इम्यूनिटी भी तो मैटर करती है, ऐसा तो है नहीं है। अब अगर इम्यूनिटी का कोई रोल नहीं होता, कोई भूमिका नहीं होती, तो आपके वायुमंडल में चारों तरफ जाने कितने रोग कारक घूम रहे हैं। आप अगर बाहर निकले तो आपके पास हजारों रोग कारक चिपक जाएंगे कि आओ भाई हम तुम्हें रोग कर दें, लेकिन हर रोग तो आपको नहीं हो पाता ना। समझे, इसी प्रकार से ये रोग भी है, ठीक है। लेकिन ये फैलता कैसे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर छींका और सब और भी वस्तु पर गिर गया, जैसे गिलास रखा, रिमोट वगैरह हर चीज पर गिर गया। अब दूसरे पर्सन ने आकर किसी को छुआ, तो कहीं ना कहीं वो उसके हाथ में है। अब धीरे धीरे उसने बिना हाथ धुले क्या हुआ, खाना खा लिया या मुंह में हाथ लगाए, कुछ भी करके तो उनके अंदर चले गए। और एक चीज और बता दें आपको, जैसे रोग होते हैं, रोग होते हैं और जो रोग के कारक होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित जगह पर करते हैं। ऐसा नहीं कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया था वो आकर के हमारे हाथ में निमोनिया कर दे, समझे, हमारे सिर में निमोनिया कर दे, वो कहाँ करेगा, केवल वायु कोष्ठ में। तो जो रोग होते हैं, जो रोग कारक होते हैं, उनका भी स्थान फिक्स होता है कि वो कहाँ जाकर के रोग करेंगे। समझे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन या संचरण, स्वस्थ मनुष्य को संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बिंदु समझ में गए आप, हमने जो छींका उसके द्वारा जो भी बूंद निकलती है पानी टाइप की, अथवा एरोसोल, जैसे मान लीजिए एयर, अभी एयर में तो सब कुछ है, अब हम सांस ले रहे हैं, हमने इनहेल किया तो कई सारे बैक्टीरिया हमारे अंदर आ गए। अब उस टाइम पर मान लो हमारी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, या वो जो बैक्टीरिया हमारे अंदर घुसा है वो ज्यादा पावरफुल है, वो हमारी इम्यूनिटी से लड़ जाएगा, तो वो तब भी हमें क्या हो सकता है, रोग हो सकता है।
अंदर लेने से या संक्रमित व्यक्ति के गिलास, बर्तन वगैरह इन सब इस्तेमाल करने से भी क्या होता है, ये रोग हो जाता है। कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है भाई। अब इसमें हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके लक्षण देखते हैं। अब इसके जो लक्षण है वो क्या है? लक्षण क्या है? श्वसन विकार, सांस लेने में दिक्कत होती है, फीवर। आपको फीवर बताया था हमने कि फीवर तो आपको कोई भी रोग हो, फीवर तो आनी आना है, क्योंकि फीवर जो है वो बॉडी की एक नेचुरल इम्यूनिटी समझ लीजिए आप, एक प्राकृतिक इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा है। क्यों? बॉडी क्या करती है या शरीर क्या करती है, तापमान बढ़ाती है, ताकि बाहर से कोई भी चीज आई हुई है उसको वो मार दे, उसको खत्म कर दे, ताकि वो अपना प्रभाव अच्छे से ना दिखा पाए। तो इस चक्कर में फीवर हमें आता है, समझे? तो फीवर आपके लिए अच्छा ही है। ठिठुरन, खांसी और सिर दर्द आदि निमोनिया के लक्षण है। अब कुछ बच्चे कह रहे हो कि जब सिर दर्द, बुखार अच्छा है तो बुखार के लिए टैबलेट क्यों खाते हैं? अगर बुखार आपको कंटिन्यू बना रहेगा तो उससे क्या होगा, आपके शरीर के और भी एंजाइम क्या होंगे, नष्ट हो सकते हैं, जिससे ना आपको प्रॉपर खाना डाइजेस्ट होगा और ना ही आपको एनर्जी मिलेगी, समझे? तो ये रीजन भी होता है, इसलिए हमें बुखार को भी शांत करना पड़ता है। आपको बता दिया कि फीवर आता क्यों है, समझ गए आप? अब ये ना कहते हैं कि हमें फीवर बना रहे तो कोई रोग आ ही नहीं पाएगा। कुछ भी सोच सकते हो तुम लोग। गंभीर मामलों में जो होंठ और हाथ की जो उंगलियां होती है वो कैसी होती है, उंगलियों के नाखूनों के कलर कैसे, धूसर मतलब होता है ग्रे कलर, ग्रे कलर से लेकर के ब्लूइश कलर, नीला तक हो जाता, कैसा हो जाता, नीले रंग का भी हो जाता। अब यहाँ पर कुछ अन्य अपने क्या बैक्टीरिया के रोग दिए गए, पेचिस वगैरह, प्लेग जिसको हम काली खांसी बोलते हैं, डिप्थीरिया आदि। ठीक है, इनके बारे में ज्यादा एनसीईआरटी में बात की नहीं गई है, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, ये नाम दिए तो आप नाम इनके क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ये हो चुका है अपना। इसमें अब क्या है हमारा, विषाणु। अभी हमने क्या पढ़ा था, बैक्टीरिया के द्वारा या जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग। तो जीवाणु के द्वारा रोग आपने देख लिया, टाइफाइड देख लिया, निमोनिया देख लिया, अपना प्लेग देख लिया, डिप्थीरिया देख लिया, पेचिस वगैरह, अतिसार, पेचिस, ये सब आपने देख लिया। ठीक है, बाकी 3 डिसीज के बारे में नहीं बताएगा, उनके केवल नाम बताए गए हैं। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा होते हैं, जीवाणु के द्वारा होते हैं या विषाणु के द्वारा होते हैं। अब यहाँ पर नाम है हमारा किसका, विषाणु रोग। विषाणु मतलब वायरस, विषाणु मतलब वायरस। अब रोग किसके द्वारा हो रहे हैं, वायरस के द्वारा। अभी किसके द्वारा होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा। तो जो हमें कॉमन कोल्ड होता है, देखो आपको अभी थोड़ी देर पहले फर्क बताया था निमोनिया और अपने सामान्य जुकाम में। सामान्य जुकाम जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है हमें वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा। जबकि जो निमोनिया होता है वो किसके द्वारा होता है, तो निमोनिया होता है हमें किसके द्वारा भाई, निमोनिया होता है हमें बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा। इतना इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होनी आपको, ना होनी चाहिए। देखो, जो सामान्य जुकाम है वो किस वायरस के द्वारा होता है, राइनो वायरस के द्वारा होता है। और ये संक्रमित कौन सा पार्ट करता है, हमारा ये जो नेजल वाला पार्ट होता है, ये जो नाक वाला पार्ट होता है, और अपने कहा तक ग्रहणी या फेरिंग्स तक का जो हिस्सा होता है, यहाँ तक अपने पूरे मुंह का, यहाँ से लेकर के शुरू करके अपनी गर्दन तक, यहाँ तक, इसको इन्फेक्ट करता है। जबकि निमोनिया था हमारे वहां लंग्स की एल्वोलाई, वायु कोष्ठ को जाकर के क्या करता था, इन्फेक्ट कर रहा था। देखो यहाँ पर सामान्य जुकाम किसके द्वारा होता है, राइनो वायरस। ये नाम आपको पता होना चाहिए, ये नाम आपको हर हालत में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस वायरस के द्वारा होता है, इसका रोगजनक है। ठीक है, और ये नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करता है, लेकिन फेफड़ों को नहीं करता। कहां तक, अपने यहाँ ट्रैकिया के ऊपर तक का, जहां से अपना लंग्स स्टार्ट होता है उसके ऊपर ऊपर वाले भाग तक, गर्दन में भी आपने देखा होगा, जब आपको जुकाम होता है तो यहाँ पर फसन सी होती है, एकदम अजीब सी घर खरखराहट सी होती है, सांस लेने में यहाँ से भी दिक्कत होती है। तो आप निमोनिया से ना उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, अब ये फैलता कैसे, ये फैलने का निमोनिया का और हमारा जो कॉमन कोल्ड, इसको फैलने का तरीका सेम ही है, इसके बचाव भी सेम ही है, बस फर्क क्या है, इसका रोगजनक अलग है और इसका संक्रमित करने का स्थान अलग है। तो वो आपको पता होना चाहिए। देखो, इसमें भी वही चीज लिखी होगी सेम जो ट्रांसमिट की होगी। संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींकों से निकले बिंदु जब स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेने पर अंदर जाने से, अथवा पेन, किताबों, प्याले, दरवाजों की जो भी वस्तुएं उसके कांटेक्ट में आ रही हैं, समझे? जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो वस्तु लिखी है उनके अलावा और किसी से नहीं होगा, उनके अलावा भी बहुत सी चीजें। सीधा समझिए, आपके हमारे द्वारा छीका गया जो भी बिंदुक निकला, मतलब हम संक्रमित व्यक्ति हैं, ठीक है, हमें जुकाम है, हमने छीका, अब वो जो छींक से जो भी ड्रॉप निकली है वो कहीं भी जाए, किसी भी चीज से, किसी भी माध्यम से व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाए, वो रोग से ग्रसित हो जाएगा। ये कहने का मतलब है हमारा। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब इसमें देखते हैं लक्षण क्या है। वही लक्षण होंगे बराबर, आपको क्या होगी, आप ऐसा तो है नहीं है कि इस रोग को आप जानते नहीं है, इस रोग से आप हर 2 या
3 महीने में हो जाते हैं संक्रमित। अब तो सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, तो अब तो क्या है, आपको हर हालत में ये जुकाम होने, नॉर्मल सी बात है, सीजन चेंज होता है जुकाम हो जाता। तो उसके लक्षण तो आपको पता ही है, नाक आती है, मतलब म्यूकस ज्यादा बन रहता है, छींक आती है, खांसी भी हो जाती है, सिर दर्द रहता, फीवर आ जाता। देखो फिर आ गया फीवर, फीवर आ जाता। फीवर क्या आने वजह से थकान सी लगती है, हमें नींद आती है, कमजोरी लगती है, और इसके अलावा क्या होता है, सिर दर्द वगैरह भी रहती है, और यहाँ पर सांस लेने में भी क्या होती है, दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा म्यूकस बनने की वजह से ये हमारा पूरा जो जो नेजल पार्ट होता है, ये नासा छिद्र होते हैं, ये क्या होते हैं, फंस जाते हैं, इससे सांस लेने में भी क्या होती है, दिक्कत होती है। देखो थकावट, और इसमें फीवर की बात नहीं की, नहीं तो थकावट और फीवर ये आपको हर कहीं मिल रहा है, समझे। फटी आवाज, खांसी, सिर दर्द, स्वर रूक्षता, मतलब भार, मतलब बोलने में भी दिक्कत होती है, कंठदाय, मतलब यहाँ पर भी दर्द वगैरह होता है, और ये रहता कितने हैं, 3 से 7 दिन। देखो इसको अगर आप इलाज भी ना भी कराएं तो भी ये क्या होता, 3 से 7 दिन में आराम से ये क्या होता, सही हो जाता है। इसका जो अपने ये जो राइनो वायरस, इसका जो जीवन काल है, टाइम पीरियड मान लीजिए, वो व्यक्ति के अंदर 3 से 7 दिन तक ही रहता है, उसके बाद ये स्वतः ही क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, इसमें आप इलाज ना भी कराएं तो भी काम चल जाता है, लेकिन आप करा लीजिए। ठीक है, और एक चीज और, हम बाहर क्या होता है कि बार बार मेडिसिन खाने से, बार बार दवा खाने से हमारी इम्यूनिटी, अब बार बार हम इम्यूनिटी बोल रहे हैं, अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे इम्यूनिटी पढ़ा तो दो, तब तो आप इम्यूनिटी समझ में आएगी। तो इम्यूनिटी आप थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, इम्यूनिटी वर्ड सुना होगा। हम लगातार जब मेडिसिन खाते रहते हैं तो क्या होता है, वो इम्यूनिटी हमारी कमजोर हो जाती है। ठीक है, इसलिए ज्यादातर मेडिसिन खाने से, दवा खाने से बचना चाहिए। देखो यहाँ पर ये व्यक्ति है, इसको कॉमन कोल्ड, इतना ये जो एरिया लाल लाल यहाँ से ये संक्रमण दिख रहा, ये पूरा इसका क्या है, इन्फेक्टेड है, इसे क्या हो गया, जुकाम हो गया, इसको क्या हो गया, जुकाम। किसके द्वारा हो गया, ये वायरस का नाम आपको यहाँ पर बताना है। चलो भाई एक बार रिकॉल तो हो जाए, किसके द्वारा होता है वायरस। ठीक है, किसके द्वारा होता है वायरस, नहीं किसके द्वारा होता, बता दिए कौन सा वायरस का नाम बताना है आपको। अब हमारा क्या आता है यहाँ पर, प्रोटोजोअन रोग आते हैं, जो प्रोटोजोआ के द्वारा रोग होते हैं उनके बारे में हमें क्या करना, पढ़ना है। तो देखते हैं भाई, प्रोटोजोआ के द्वारा भी काफी रोग हो जाते हैं, मलेरिया वगैरह आते हैं हमारे, क्या होते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। ठीक है, मलेरिया वर्ड ऐसा तो है नहीं आपने सुना ना हो सकता है कभी ना कभी आपको मलेरिया रोग से ग्रसित हुए भी हो, आपको मलेरिया हुआ भी हो। ठीक है, अब ये जो मलेरिया होता है वो किसके द्वारा फैलता, देखो जो अब कहते हैं कि मच्छर, मच्छर रोग नहीं करता, मच्छर के अंदर भी क्या होता है, एक जीवाणु होता है, प्रोटोजोआ होता है। मच्छर के अंदर भी एक प्रोटोजोआ होता है जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो क्या होता है, मच्छर के अंदर उपस्थित होता है, मच्छर की लार में। जब वो काटता है किसी व्यक्ति को, ठीक है, या बाइट करता है, तो वो क्या करता है, उस व्यक्ति के अंदर चला जाता है। देखो समझो, जैसे मान लीजिए कोई एक मच्छर है, ठीक है, अब इनके सिम्टम विम्टम सब बता देंगे, पहले थोड़ा ये आपको ओवरव्यू दे दें। जैसे मलेरिया होता है, ये मलेरिया रोग होता है, वो किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है। तो ये क्या करता है, जो हमारा मच्छर होता है, मच्छर की ये लार में होता है। ठीक है, ये मच्छर की क्या होता है, लार में। जब मच्छर क्या करता है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो उसके जो प्लाज्मोडियम होते हैं, प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट वाली अवस्था जो होती है, प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक अपना प्रोटोजोन होता है। प्लाज्मोडियम क्या है हमारा, प्लाज्मोडियम हमारा क्या है, एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, ये कहा, इसकी एक अवस्था होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट। अब यहाँ पर कुछ क्या होते हैं, हिंदी वर्ड आपको मिलते हैं। ठीक है, इसको चाहे तो आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि वो सॉरी हिंदी नहीं, अंग्रेजी वर्ड है, तो बहुत कठिन भी नहीं है। जो हमारा जो प्लाज्मोडियम होता है, ये प्रोटोजोआ है, यही क्या करता है, रोग करता है। ठीक है, अब इसकी एक अवस्था होती है, कौन सी, स्पोरोजोइट। ये होती है क्या, गुणसूत्र नंबर एन अवस्था, और यही क्या होती है, संक्रमण करने में क्या होती है, आगे होती है। अब इसकी तो काफी अवस्थाएं और भी आगे हम पढ़ेंगे। स्पोरोजोइट होती है अपनी, क्या होती है, साइजोंट होती है, मेरोजोइट होती है, यूकाइनेट होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारी स्पोरोजोइट होती है, ये होती है एन नंबर। इस अवस्था, मान लीजिए हमारे जो प्लाज्मोडियम है, वो क्या, इस फॉर्म में, इस टाइप में क्या होगा, उसके मच्छर की लार में है, इस टाइप में, ये हमारे क्या, स्पोरोजोइट है। ठीक है, अब हमारा क्या, मच्छर, मान लीजिए ये हमारा, ये हमारा क्या, मच्छर, ये मच्छर का ये डंक है, और इसके ये पैर है। ठीक है, ज्यादा आर्ट तो हमसे अच्छी नहीं बनती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। ये उसका क्या है, मोह होता है, ये डंक होता है। ठीक है, ये उसके पंख है। ठीक है, ये हमारा क्या, मच्छर है। ठीक, इसकी लार में क्या है, ये स्पोरोजोइट ये भरे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्या करता है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को जब काटेगा या बाइट करेगा, मान लीजिए कोई स्वस्थ व्यक्ति का हम यहाँ पर हाथ बना दें,
ठीक है, मान लीजिए अपना पप्पू क्या है, बहुत आराम से सो रहा है। ठीक है, आप कितनी उंगली बना दी समझ लेना, अब ये हाथ है। ठीक है, और इस हाथ के अंदर क्या है हमारी, ये रुधिर वाहिनी है। ठीक है, तो जब मच्छर क्या करता है, हाथ से खून पिएगा। कौन सा मच्छर, मादा एनाफिलीज। जब ये हाथ से क्या करेगा, खून पिएगा, तो कुछ स्पोरोजोइट क्या होंगे, इसके रुधिर में रह जाएंगे, इसके क्या होंगे, ये ब्लड में रह जाएंगे। अब ये जो ब्लड में क्या हो गए, स्पोरोजोइट गए हैं, अब ये तुरंत यहां से बचते हुए, अब बच किससे रहे, ये बचते हमारे डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाओं से। क्यों बचते हैं, क्योंकि जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है क्या करती है, कोई भी बाहर से अगर कोई चीज आए तो उसको तुरंत मारना शुरू कर देती है। तो उनसे बचने के लिए ये तुरंत दौड़ती हुई कहां जाती है, पहुंच जाती है यकृत के पास। कहां पहुंच जाते हैं, लीवर के पास। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। आपको समझ में आया, हमारा प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम क्या हमारा एक प्रोटोजुआ है। क्या है, प्लाज्मोडियम हमारा प्रोटोजुआ, जिसकी जो संक्रमण करने की अवस्था होती है वो कौन सी होती है, स्पोरोजोइट। और ये कहां होती है, मच्छर की लार में उपस्थित होती है। कहां होती है, मच्छर की लार में या सलाइवा में। तो जब मच्छर काटेगा किसी व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को, तो उसके ब्लड में चलेगा। अब ये ब्लड से भागते हुए कहां जाते हैं, ये ब्लड से भागते हुए जाते हैं कहां पर, हमारे यकृत के पास। कहां जाते हैं, हमारे यकृत के पास। कहां जाती है, यकृत। थोड़ा सा बेकार बना है, इसको थोड़ा सा सही कर। कहां जाते हैं हमारे, ये यकृत के पास जाते हैं। ठीक है, ये मान लो हमारा यकृत या लिवर है, ठीक है, यहां जाएंगे। अब ये भाग कर जाते क्यों है यहाँ पर, ये हम आपको बता चुके हैं। अब ये यकृत के पास भाग कर क्यों जाती है, क्योंकि रुधिर में क्या होती है, हमारी डब्ल्यूबीसी होती है, जो क्या करती है, इनको खत्म कर सकती है। इसलिए ये बचते बचाते हुए कहां पहुंच जाती है, हमारे यकृत या लिवर के पास पहुंच जाती है। अब ये जो हमारे स्पोरोजोइट थे, जब ये यकृत के पास पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, एक ऐसे थैले जैसी संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं, थैले जैसी संरचना। और इस थैले की जैसी संरचना के अंदर क्या करते हैं, अपनी संख्याओं को करते हैं, बढ़ाते हैं। अभी ये ऐसे थे, अभी होती है राउंड 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 संरचना बना रहे हैं, गोल गोल। ठीक है, यहां पर ये करते हैं, अलैंगिक जनन करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, ये अलैंगिक जनन के द्वारा अपनी क्या करते हैं, संख्या बढ़ाते हैं। ये करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं साइजोंट। क्या बोलते हैं इनको हम, इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, साई जॉन्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साई जॉन्ट। ठीक है, अब ये करें, अपनी संख्या बराबर बढ़ाते रहेंगे। कहां पर, यकृत में बढ़ा रहे हैं। जब ये संख्या अपनी बढ़ा लेंगे, पूरी जी अपनी संख्या क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, तो यहां से निकल करके, अब देखो, किसी थैले, मान लीजिए ये जो येलो कलर की या पीले रंग की आपको संरचना दिख रही है, ठीक है, इसमें अगर हम ये संख्या अपनी बढ़ाते जाएंगे तो एक लिमिट तक ही बड़ी होती जाएगी, और अंततः क्या होगी, फट जाएगी। अंत में क्या हो जाएगी, ये फट जाएगी। जब ये फट जाती है तो इसमें से क्या होते हैं, हमारे जो भी ये कण निकलते हैं, इनको बोलते हैं हम क्या, इनको बोलते हैं हम, यहां से मान लो ये फट गई, ठीक है, ये फट गई, तो यहां से ये निकले। ठीक है, तो इनको बोलते हैं मीरोजोइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, मीरोजोइट बोलते हैं। मान लो यहां से ये निकले, ठीक है, ये निकले। ठीक है, ये क्या है, हमारे मीरोजोइट है। क्या है, मीरोजोइट। इनको क्या बोलते हैं, मीरोजोइट। बस आपको इतना याद रखना है कि जो हमारे स्पोरोजोइट रुधिर में गए थे, वो तुरंत जाते हैं कहां पर, यकृत में जाते हैं। अभी ये साइकिल अभी एनसीईआरटी के डायग्राम से भी दिखाएंगे, इतना ही नहीं है। जो हमारे क्या थे, स्पोरोजोइट थे, वो रुधिर में थे, रुधिर से गए कहां पर, यकृत में। यकृत में उन्होंने क्या किया, अलैंगिक जनन द्वारा अपनी संख्या बढ़ाई। ठीक है, अब कुछ वर्ड मिल जाती है, जैसे साइजोंट हुआ, मीरोजोइट, तो इन शब्दों को बताने के लिए एनसीईआरटी में इनका जिक्र नहीं है। उसमें तो ये बताएगा कि स्पोरोजोइट रुधिर में जाते हैं, रुधिर से जाएंगे यकृत में, यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते हैं, फिर ये जाएंगे आरबीसी पर, वहां आक्रमण करेंगे। तो ये सब बताया गया। ठीक है, तो लेकिन हम आपको पूरी विधिवत तरीके से बताएंगे। स्पोरोजोइट गए हमारे कहां पर, रुधिर में, रुधिर से गए बचते बचाते कहां पर, यकृत के पास। यकृत के पास जाने के बाद इन्होंने अपनी संख्याएं बढ़ाई, ये जो संरचना बना लेते हैं गोल गोल, इनको बोलते हैं साइजोन। ठीक है, अब जब साइजोन क्या होते हैं, फटते हैं, तो साइजोन फटने के बाद क्या होती है, उससे मीरोजोइट बाहर निकलते हैं। अब ये जो मीरोजोइट होते हैं, ये जाते हैं कहां पर, हमारी आरबीसी कोशिकाओं पर। कहां जाते हैं, हमारे आरबीसी सेल पर जाते हैं। कहां, आरबीसी तो जानते हो आप, लाल रुधिर कणिकाएं। कहां जाती हैं ये, आरबीसी पर जाते हैं। क्या करेंगे वहां पर, अब आक्रमण। अब ये कहां जाएंगे, हमारे आरबीसी पर। इनके नाम भी लिख दे चलो हम। ये हमारा क्या होता, आरबीसी होता, और ये हमारा क्या था, ये हमारा लिवर या यकृत था। ठीक है, और ये तो आपको पता कि पप्पू का हाथ था। ठीक, जब ये आरबीसी के पर आएंगे, कहां आएंगे, आरबीसी के पास, तो आपको पता है कि आरबीसी के पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो ये जो मीरोजोइट है, ये क्या होते हैं, यहां पर जब आते हैं, कहां आते हैं हमारे, क्या आते हैं, आरबीसी पर आ गए ये मीरोजोइट। अब ये मीरोजोइट क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन वाले पार्ट को खाना शुरू कर देते हैं।
जो ग्लोबिन वाला पार्ट होता है उसको तो ये खा लेते हैं, और जो हीम होता है, हीम, उसको करते हैं हीमोजॉइन रसायन में बदल देते हैं। किसमें बदलते हैं? हीमोजॉइन में बदल देते हैं। मान लीजिए ये आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हमारा क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। अब जो हीमोग्लोबिन है क्या है हमारा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में दो चीजें होती हैं, हीम प्लस ग्लोबिन। तो ग्लोबिन को तो इन्होंने भोजन के रूप में ले लिया, लेकिन जो हीम होता है, हीम को ये बदल देते हैं किसमें? हीमोजॉइन में, जो एक रसायन होता है। अब ये जो हीमोजॉइन एक रसायन है, ये क्या करता है? अब पहली बात तो यहां पर अपनी संख्या बढ़ाएंगे। देखो ये क्रस मीरोजॉइट है, यहां पर इन्होंने फिर से अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर दी। यहां पर जितना भी ग्लोबिन था इन्होंने पूरा खा लिया, ग्लोबिन इन्होंने खा लिया, ग्लोबिन ये खाते रहेंगे और हीम को हीमोजॉइन में बदलते रहेंगे। देखो जो हमारी हीमोग्लोबिन है, क्या है हमारी? हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो हीमो केवल ग्लोबिन को तो कर लिया इन्होंने, खा लिया, क्या कर लिया? खा लिया। और हीम को बदल दिया इन्होंने किसमें? हीमोजॉइन में। किसमें बदल दिया? हीमोजॉइन में। और ये क्या कर रहे हैं? अपने जो मीरोजॉइट है, ये आरबीसी में अपनी संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। ये अभी क्या कर रहे हैं? अपनी संख्या, अब संख्या अपनी क्या करते हैं? लगातार ही बढ़ाते रहेंगे। जितनी संख्या बढ़ेंगे उतनी ग्लोबिन खाते जाएंगे। तो आरबीसी के अंदर जब क्या होती है? इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और पूरा हीमोग्लोबिन जब ये खा लेते हैं तो आरबीसी की कोशिकाएं भी क्या होती है? फटती हैं। जब आरबीसी की कोशिकाएं फटेंगी तो वहां से क्या क्या निकलेगा? आप एक तो अपने मीरोजॉइट निकलेंगे, मीरोजॉइट के अलावा क्या निकलेगा? वहां से हीमोजॉइन निकलेगा। क्या निकलेगा? हीमोजॉइन। हीमोजॉइन क्या था? एक रसायन था। और ये जो रसायन ये क्या होता? विषालु, मतलब एक विष की तरह होता है, जो क्या करता है? हम में कपकपी उत्पन्न करता है। जो 3 से 4 दिन के अंतराल पर जो मलेरिया में बुखार आता है ना, जो ठंड सी लगती है बहुत ज्यादा, वो सब इसके वजह से होता है। किसके वजह से? हीमोजॉइन के वजह से होता है। समझे आप? तो ये हीमोजॉइन कहां से आया? हीमोग्लोबिन से ये अपना हीमोजॉइन आता। तो हीमोग्लोबिन दो भाग से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो ग्लोबिन भाग उन्होंने क्या कर लिया? खा लिया। आपको दिख रहा है ना? खा लिया, ठीक है। और जो हीम था वो हीमोजॉइन में क्या कर दिया? इन्होंने परिवर्तित कर दिया। अब यहां पर जब लगातार इनकी संख्या बढ़ रही थी, क्या कर रही थी? बढ़ रही। तो यहां से अब जो अपने मीरोजॉइट थे इससे निकलेंगे, इस आरबीसी को खत्म करिए तो वो दूसरे पर पहुंच जाएंगे, फिर तीसरे पर। इसी प्रकार से कहूंगे आरबीसी पर ये आक्रमण करना शुरू कर देते हैं और इसी प्रकार से आरबीसी फटती रहेगी और मीरोजॉइट क्या होते हैं? बनते रहते हैं, ठीक है। अब मीरोजॉइट क्या करती है? थोड़ा सा और, अब मान लो इतनी सारी मीरोजॉइट है, ये यहां पर क्या होगी? मीरोजॉइट हमारी यहां पर भरी हुई है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है भाई? मीरोजॉइट। क्या है? मीरोजॉइट। अब ये जो हमारी मीरोजॉइट है क्या है? अब इन मीरोजॉइट में से कोई एक मीरोजॉइट क्या होता है? विकसित हो जाता है, जो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? नर युग्मक में परिवर्तित हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोगैमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोगैमेट या गैमेटोफाइट बोल दीजिए, ठीक है। माइक्रोगैमेटिक बोल दीजिए, जो भी आपको सही लगे। इतना कुछ एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन आपको ये समझाना जरूरी है, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे? बिल्डअप होंगे। अब यहाँ पर इतनी सारी मीरोजॉइट है, थोड़ा सा स्पेस और छोटा सा करें इसको, थोड़ा डायग्राम को। अब क्या होते हैं? जो हमारे मीरोजॉइट है, इन्हीं मीरोजॉइट से क्या होती है? कुछ मीरोजॉइट क्या होते हैं? अपने आप को डेवलप करते हैं। किस में डेवलप करती हैं? मेगा गैमेटोफाइट में या मेगा गैमेटिक में और माइक्रोगैमेटिक में, ठीक है। तो इसमें से हम यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा बना दें। क्या थे हमारे इसमें से? क्या होंगे? मीरोजॉइट निकलेंगे। क्या निकलेंगे? मीरोजॉइट। और कुछ मीरोजॉइट हमारे क्या होंगे? बड़े आकार के होंगे, कुछ छोटे आकार के होंगे। जो बड़े वाले होते हैं ये होते हैं हमारे मादा युग्मक होते हैं, और जो छोटे आकार के होते हैं ये होते हैं हमारे कौन से? नर युग्मक होते हैं, ठीक है। तो जो बड़े वाले होते हैं उनको मेगा बोलते हैं, जो छोटे वाले होते हैं उनको माइक्रो बोलते हैं। समझे? तो इतनी प्रोसेस क्या होती है? आरबीसी में या मनुष्य के अंदर चलती रहती है। अब ये जो व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति है, ये क्या है? संक्रमित व्यक्ति। मान लीजिए हमें मलेरिया है, ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी हमने कॉमन कोल्ड बोला था, हमें कॉमन कोल्ड है, हम मलेरिया का नहीं बोलेंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मलेरिया, वो संक्रमित है। अब कोई स्वस्थ मादा जो एनाफिलीज मच्छर आई, उसने उसको काटा, तो उसने जो खून पिया, उसके खून में क्या थी? ये सब मीरोजॉइट थी। क्या थी? मीरोजॉइट। मीरोजॉइट की नरावस्था और मादावस्था उसमें भरी हुई थी, ठीक है। तो उसने मुझे शक किया, तो जब वो खून पिएगी तो वो कहाँ जाएगा? उसके गट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? उसके आहार नली में जाएंगे। किसमें जाएंगे? आहार नली में जाएंगे। देखो आधी साइकिल तो अपनी हो गई पूरी, जो मनुष्य के अंदर चलती है। देखो जो हमारा प्लाज्मोडियम होता है या प्रोटोजोआ, इसको अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो होस्ट या दो परपोषी की आवश्यकता होती है। तो एक तो हमने दिखा दिया मनुष्य का, तो दिखा दिया पूरा कि मनुष्य में कितनी क्या साइकिल कैसी चलती है। अब हमें दिखाना है कि मच्छर के अंदर कैसे चलती है ये साइकिल, मच्छर के अंदर ये कैसे चलती है, ये आपको दिखाना है। तो अब जैसे आया, अब ये क्या था? कोई संक्रमित व्यक्ति था। कैसा था? संक्रमित व्यक्ति। उसके ब्लड में ये सब क्या थी? हमारी मीरोजॉइट थी। क्या थी? मीरोजॉइट।
अब जो स्वस्थ मादा थी मच्छर की, एनाफिलीज, उसने उसको खून को पिया। जब उस खून को पिएगी तो कहाँ जाएंगे, उसके सीधा पेट में चले जाएंगे, या उसकी गट या स्टोमक में वो चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, उसकी गट में चले जाएंगे। जब ये गट में जाते हैं तो इनके बीच क्या होता है, निषेचन होता है। ठीक है, ये जो थे हमारे दोनों नर और मादा, इनके बीच में क्या होगा, वहां पर निषेचन होता। तो वहां पर क्या होता, फर्टिलाइजेशन होता। देखना अभी आप, यहां पर क्या होता, अलैंगिक जनन हुआ था। अलैंगिक जनन के द्वारा उन्होंने संख्याएं बढ़ाई थी। लेकिन जब वो कहां गए, उसकी, अब इसको मान लीजिए हमने ये जो गोल बनाया इसको, चलो इसको हम क्या बोलते हैं, मच्छर का पेट बोल दे रहे हैं इसको। मच्छर का पेट भी तो हमने पिंक कलर का बनाया। ये मान लो ये जो गट है, ये मच्छर बना दिया हमने, यहाँ पर मोटा मच्छर बना दिया, स्वस्थ था इसलिए ये मोटा है। ठीक है, ये कहाँ चले गए, दूसरे मच्छर के उसमें चले गए, किसमें, गट में चले गए। तो यहां पर क्या होगा, इनका निषेचन होगा। क्या होगा, निषेचन होगा। जब निषेचन होगा तो क्या बनेंगे, अंड बनते हैं हमारे, क्या बनते हैं, यूकारियोट्स बनते हैं। फिर क्या होते हैं, ये काफी इनमें अवस्थाएं चलती हैं और अंत में क्या होती है, ये फिर से स्पोरोजोइट में परिवर्तित हो जाती हैं। देखो, ये हमारा अंडा है, ये हमारा मादा, दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा, निषेचन होगा। और निषेचन होने के बाद हमारा युग्मक बनता, वो सॉरी युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद ये डेवलप होते हैं किसमें, यूकारियोट्स में। किसमें डेवलप होते हैं, यूकारियोट्स में। और ये पहले कहाँ है, हमारे स्टोमक में है। कहाँ है, स्टोमक या गट में है। अब ये गट से निकल करके कहाँ पहुंच जाते हैं, उसकी लार में आ जाते हैं। कहाँ आ जाती है, उसकी लार में। अब उसकी लार में, अब ये क्या, हमारा संक्रमित मच्छर है। अब ये किसी दूसरे को काटेंगे, मान लिया किसी दूसरे व्यक्ति को हाथ में इसने काटा, यहाँ किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ है, या हाथ में या कहीं भी शरीर के किसी भी भाग में काटा, जरूरी थोड़ा कि हाथ ही में मच्छर काटते हैं। इस वाले व्यक्ति को काटा तो वो इसके अंदर छोड़ देंगे। तो ये जो साइकिल होती है लगातार चलती रहती है। देखो, अलैंगिक जनन कहाँ चलता है, मनुष्य के अंदर। लैंगिक जनन कहाँ चलता है, मच्छर के अंदर। ठीक है, जहां पर लैंगिक जनन होता है उसे हम बोलते हैं प्राथमिक परपोषी बोलते हैं, या प्राथमिक होस्ट बोलते हैं। और जहां पर अलैंगिक जनन बोलता होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी होस्ट या द्वितीयक होस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो अलैंगिक जनन है वो मनुष्य के अंदर होता, तो ये कैसा हो गया, हमारा द्वितीयक परपोषी हो गया। और लैंगिक जनन कहां पर चल रहा, मच्छर के अंदर चल रहा, तो वो हमारा कौन सा हो जाता है, हमारा कौन सा हो जाता है, हमारा प्राथमिक, प्राइमरी होस्ट हो जाता है। इसके अंदर लैंगिक जनन चल रहा है। ठीक है, इतना कुछ आपके में है नहीं वैसे एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी ये साइकिल बताना जरूरी होता है। ठीक है, ये यहाँ पर डायग्राम बना था, अच्छा बना भी था, इसको यूज नहीं किया, चलो कोई ना। अब एनसीईआरटी का डायग्राम हम देखते हैं। देखो, यहाँ पर क्या है, हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम ये दिया गया। देखो, मच्छर ने काटा, मच्छर ने काटा और स्पोरोजोइट इसके अंदर छोड़ दिया। अब ये स्पोरोजोइट कहाँ आ गए, यकृत के अंदर आ गए। कहाँ आ गए, यकृत के अंदर। अब यकृत के अंदर क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी क्या करते हैं, संख्या बढ़ाएंगे, किसके द्वारा, अलैंगिक जनन के द्वारा। फिर ये कहाँ जाते हैं, अपने आरबीसी पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, परजीवी यकृत कोशिका में। अब अभी यहाँ पर संख्या बढ़ रही है उनकी, क्या बढ़ रही है, संख्या। देखो ये फटा है ना, ये जो ये फटा है, इसको हम बोलते हैं साइजोंट बोलते हैं। देखो, इसको हम नाम सब आपको बताते चले। व्यक्ति ने इसको मच्छर ने इसको काटा, अपने स्पोरोजोइट इसके अंदर छोड़ दिए, ये स्पोरोजोइट यकृत के अंदर आए। अब इन्होंने क्या किए, अपने चारों तरफ एक आवरण सा बना लिया, ये कवर सा बना लिया। ये थे हमारे स्पोरोजोइट, इन्होंने अपने चारों तरफ क्या बना लिया, कवर बना लिया। इस कवर को इन्होंने क्या बोला, साइजोंट बोला। क्या बोला, साइजोंट। अब ये साइजोंट के अंदर जो संख्या इनकी बढ़ती जाएगी तो अंत में क्या होगी, फट जाएगी। वो फटने के बाद जो भी यहाँ से कण ये निकले हैं जो भी, ठीक है, इनको बोलते हैं मीरोजोइट। बोला, क्या बोला, मीरोजोइट। अब ये मीरोजोइट कहां से आएंगे, अब जाएंगे ये आरबीसी पर। कहां गए, आरबीसी। आरबीसी पर इन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई। ठीक है, आरबीसी पर अपनी संख्या बढ़ाई और यहां पर जितना भी ग्लोबिन था पूरा खा लिया और क्या कर दिया, हीम को हीमोजॉइन में बदल दिया। अब ये संख्या अपनी बढ़ाते रहेंगे और अंत में क्या होगी, हमारी आरबीसी ये फट गई। आपको दिख रहा, अगर नहीं दिख रहा तो आप एनसीईआरटी की बुक खोल कर बैठ जाइए, आपको वहां डायग्राम ये मिल जाएगा। ठीक है, जब ये फटा तो ये फटने के बाद मीरोजोइट भी निकला। मीरोजोइट के साथ ही साथ क्या होता है, यहां से हीमोजॉइन भी निकलता, जो क्या करता है, फीवर के लिए जिम्मेदार होता है। इसी की वजह से क्या होती है, हमें ठंड लगती है, कब कभी छूटती है और फीवर आता है। अब क्या होती है, जो हमारे मीरोजोइट आरबीसी के अंदर ये अपने क्या करेंगे, आकार को बढ़ाएंगे। तो एक बना लेगा नर और एक बन जाएगा हमारा क्या, मादा। अब क्या आई, युग्मक जनन हो गया हमारा, क्या होगा, युग्मक जनन हो गया। अब ये जो व्यक्ति था वो तो संक्रमित था। अब स्वस्थ मादा आई मच्छर की, उसने उस संक्रमित व्यक्ति से खून पिया। ठीक है, पिया तो वो कहां चला जाएगा, उसके गट में या आहार नली में वो चला जाएगा। जब आहार नली में जाएगा तो वहां पर इनका क्या होगा, निषेचन होगा। देखो, आमाशय में पहुंच गया तो ये नर से क्या हो रहा है, इसका शुक्राणु ये जुड़ते हुए दिख रहा है आपको। नर से हमारा क्या हो रहा है, ये नर वाला भाग है और ये हमारा शुक्राणु, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, निषेचन हुआ।
निषेचन होने के बाद फिर से क्या होती है, पूरी प्रोसेस चलती है और फिर से क्या बन जाती है, हमारे जीवाणु और स्पोरोजोइड बन जाते हैं, जो कहाँ पहुंच जाते हैं, लार में पहुंच जाते हैं। अब ये जो संक्रमित मादा ये फिर से किसी मनुष्य को काटेगी तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, मलेरिया फैलता रहता है। और इसको अपना जीवन कंप्लीट करने के लिए दो परपोषी की आवश्यकता होती है, एक मनुष्य होता है और एक क्या होती है, खुद मादा होती है, मच्छर। तो आप समझे कि जो रोग होता है वो उसमें मच्छर की बेचारी की कोई गलती नहीं, वो तो अपना खाना खाने गई थी, उसने खून पिया किसी व्यक्ति का, आप उसके अंदर आ गए तो उसमें क्या गलती है उसकी, उसको बेचारे को दोष नहीं देंगे हम, ठीक है। उसमें सारी गलती किसकी है, प्लाज्मोडियम की। किसकी गलती है, प्लाज्मोडियम। जो प्रोटोजोआ है वो रोग करता है, ना कि बेचारी ये कितने अच्छे मच्छर होते हैं, नहीं मारना चाहिए मच्छरों को। मारोगे नहीं तो वो तुम्हें निपटा देंगे, ध्यान रखो, मच्छर तो बच के रहना तुम्हें, ठीक है, छोड़ नहीं देना कभी मच्छरों को। तो ये साइकिल होती है। अब आगे हम क्या करते हैं, अपने नोट्स पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं, हम अपने नोट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो जो मलेरिया होता है, अब मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। अब प्लाज्मोडियम की कुछ प्रजातियां इसमें दी गई हैं, प्लाज्मोडियम बाइबैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम और क्या है हमारा, फेल्सिपेरम। देखो अब ये जो प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम है, ये क्या होता है, बहुत खतरनाक मलेरिया करता है। ये क्या करता है, बहुत खतरनाक, मतलब इसमें तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। ठीक है, आपको कभी मलेरिया हुआ होता, ऐसा तो है नहीं आपकी जान गई होती तो आप पढ़ कैसे रहे होंगे। ठीक है, तो जो जो प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम द्वारा मलेरिया होता है, ये बहुत खतरनाक होता है, इसमें व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, इतना खतरनाक होता है ये। ठीक है, वैसे मलेरिया नॉर्मली सही हो जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रजातियां, प्लाज्मोडियम बाइबैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम, इसकी क्या है, रोगजनक है। इनमें से प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम जो होता है वो क्या होता है, बहुत दुर्दम, दुर्दम मतलब होता है भयानक, खतरनाक होता है ये। ठीक है, इससे सबसे ज्यादा गंभीर बीमारी होती है। अब ये मलेरिया फैलता किसके द्वारा है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, आप किसी मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के बगल में बैठ जाएंगे तो आपको रोग नहीं होगा, वो समझे। तो ये कौन सा हमारा संचरण वाला रोग नहीं होता है, संक्रमण वाला। ठीक है, अब इसमें लक्षण क्या होते हैं, वही चीज, बुखार आएगा, ठंड लगेगी, सिर दर्द होगा, भूख कम लगेगी, सिम्टम। ठीक है, और लाल रक्त कणिकाओं के फटने के साथ ही क्या होता है, एक विषैला पदार्थ निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोजोइन बोलते हैं। और ये करता है, ठिठुरन करता है, प्रत्येक 3 से 4 दिन में क्या होता है ना, ठिठुरन होता है। ठीक है, और क्या करता है, लगातार क्या होता है, इससे तेज बुखार आता रहता है। ठीक है, सिर दर्द की बात नहीं की है तो बढ़िया है। ठीक है, ये लाइफ साइकिल हो गई। तो ये हमारा जो अपना क्या था, मलेरिया वाला, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें और देखते हैं शायद कुछ बचा होगा, नहीं तो इसमें हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अब अपना क्या था, मलेरिया कंप्लीट हो चुका। अब देखते हैं आगे क्या है। अब आगे क्या है हमारा, किसके अंदर, अभी प्रोटोजोआ की बात ही चल रही है। किसकी बात चल रही है, अभी प्रोटोजोआ की ही बात चल रही है। तो प्रोटोजोआ में हमारा क्या है, अब यहां पर देखते हैं हम अमीबता या क्या देखते हैं हम अपना, अमीबता या अमीबी अतिसार देखते हैं। अब ये होता क्या है, ये होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा। ये जो प्रोटोजोआ होता है ये कौन सा होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, ये क्या होता है, हमारी गट या आहार नली में ये पहुंच जाता है। ठीक है, और ये फैलता किसके द्वारा, ये फैलता घरेलू मक्खियों के द्वारा। जो घर में जो मक्खियां उड़ती रहती है ये उनके द्वारा फैलता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके किसके बारे में समझना हमें, ये कौन से प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो कौन सा हमारा होता है, हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या होता है हमारा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये हमारा प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, अब ये फैलता किसके द्वारा होता है, ये फैलता किसके द्वारा, तो ये फैलता किसके द्वारा, हमारा मक्खियां जो होती है, हमारी घर में जो मक्खियां होती है वो क्या करती है, जैसे पहले तो आपको ये बता दें, जो हमारा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है ये हमारा ग्रो करता है कहां पर, हमारी आहार नली में। जो हमारी गट होती है, आहार नली, इंटेस्टाइन वगैरह, उसमें ग्रो करता है। और साथ ही साथ क्या होता है, ये मल वगैरह के द्वारा भी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, मल वगैरह के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो कभी मक्खियां क्या होती है, बाहर घूमने जाती है, वहां कभी किसी के मल पर बैठी, वहां से निकल कर आई। ठीक है, वो घर पर आगे सामान या वस्तु पर बैठी, तो वो काम कहीं ना कहीं हमने यूज किया। वो मक्खियां आपने देखा मैक्सिमम खाने की चीजों पर बैठती, इसलिए क्या करना, आपको अपने खाने को ढक के रखना है हमेशा, ताकि मक्खियां उस पर ना बैठ सके। क्योंकि जब भी मक्खियां क्या होती है कहीं भी बैठती हैं, तो उसकी जो पैर होती है उसमें, ये मान लीजिए कोई एक एरिया है, कहीं जगह है जहां पर क्या एंट अमीबा हिस्टोलिटिका भरा पड़ा है। ठीक है, पूरा फैला हुआ, मतलब वहां पर मक्खी आकर के बैठी है तो उसके पैरों में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका चिपक जाएगा। अब वो जाकर के बैठ जाए तुम्हारे खाने पर। अब वो तुमने खाना अंदर खाया, अंदर खाया। ठीक है, अब जब तुम अंदर खाना खाओगे, खाना हमेशा अंदर ही खाते हैं। ठीक है, हम भी कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, खाना खाया आपने, खाना खाने के साथ ही जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका वो भी आप खा गए। ठीक है, वो गया आपकी कहां पर, आहार नली में। ठीक है, अब उसने आहार नली में क्या कर दिया, अपना काम करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये करता क्या है,
ये करता क्या, ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह, कब्ज होता है, कब्ज वगैरह करता है। इसकी वजह से क्या होती है, हमें भूख भी नहीं लगती है, इससे हमें भूख भी नहीं लगती है। हमारा कब्ज होता है तो हमें भूख भी लगती है, हमें इस वजह से कमजोरी भी हो जाती है फील। और फीवर तो को मैंने आपको बता दिया था, फीवर हमेशा रहता है, ठीक है। कब्ज होता है, उदरी पीड़ा, उदरी पीड़ा मतलब यहाँ पर देखा आपने, पेट वगैरह दर्द करता रहता है। अब पेट हम पता पूरे एरिया को बोल देते हैं, यहाँ पर इतना जो एरिया दिखता है इसको हम पूरा पेट कंसिडर करते हैं। पेट वैसे बोला जाता है हमारे स्टोमक वाले पार्ट को, जो हमारे लेफ्ट साइड पर यहाँ होता है, लेकिन हमारे जो पूरा एब्डोमेन वाला भाग होता है, उदर वाला भाग होता है, ये पूरा दर्द करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो उदर वाला भाग है, यहीं पर हमारे में क्या होती है पूरी तरीके से इंटेस्टाइन फैली रहती है या आंत्र फैली हुई होती है, ठीक है। अब आंत्र जो फैली हुई होती है तो वहां पर खाना स्टोर हो जाता है। वो खाना क्या होता है, एकदम जमा सा हो जाता है, वो उससे उसका अच्छे से क्या होता है, पाचन नहीं हो पाता। जब पाचन नहीं हो पाता तो वहां पर खाना का भरा होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पर जो हमारा उदर वाला भाग होता है वहां पर दर्द या पीड़ा का क्या होता है, अनुभव फील होता है, ठीक है। अनुभव होता है या फील होता है, ठीक। ऐठन वगैरह, ऐठन वही मरोड़ सी होती है बहुत ज्यादा। और जो हमें मल हमारा जो निकलता है उसमें क्या होता है, म्यूकस आने लगता है। कभी कभार क्या होता है, थोड़ा बहुत ब्लड क्लॉट भी आने लगती है। क्योंकि ये जो एंटामीबा हिस्टोलेट का होता है, ये करता क्या है, जो हमारी आहार नली है या जो हमारी आंत्र है, उसकी म्यूकस को खाना ये शुरू कर देते हैं। उसके म्यूकस को खाना शुरू कर देते हैं, जिससे कभी कभी क्या होता है, हमारे आंत्रों में छेद भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये म्यूकस को खाएंगे तो उसको तोड़ेंगे, म्यूकस को तोड़ेंगे तो वो म्यूकस क्या होता है, मल के साथ भी क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। और ये कुछ साइन होते हैं, जैसे हमें पता चल जाता है कि क्या हमें मतलब ये अतिसार हुआ है, अमीबियासिस हुआ है। ये कुछ साइन होते हैं कि हमें अमीबियासिस, नॉर्मल भाषा में पेचिस वगैरह बोलते हैं, कहीं ये तो नहीं हो गया। अगर हम हमारे मल में क्या आ रहा, म्यूकस आ रहा या ब्लड क्लॉटिंग आ रही थोड़ा बहुत, तो उससे हम क्या करते हैं, डॉक्टर को, जब डॉक्टर हमसे पूछता है तो सबसे पहले यही पूछेगा कि आपके मल में कोई चिकना पदार्थ आ रहा, म्यूकस नाक टाइप का, वो तो उनका बोलने का तो होता है कि जैसे आपके नाक से जो फ्लूइड निकलता है उस टाइप का कोई फ्लूइड आता है, या ब्लड क्लॉटिंग वगैरह ऐसा कुछ है तो नहीं। अगर ये नहीं है तो फिर वो इसको नहीं मानता, फिर शायद कोई आपको और बीमारी है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, रक्त के थक्के, ये वाला बता दिया, रक्त के थक्के वाले मल भी इसमें पाए जाते हैं। इनके वाहक कौन से होते हैं, घरेलू मक्खियां होती है। इस रोग की क्या होती है, शारीरिक वाहक होते हैं, जो परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से, जहां पर जैसे मान लीजिए हमें क्या है, देखो अब हर रोग हम अपने ऊपर ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम रोग से ग्रसित ना हो जाए, इसलिए हम अपने आप को लेंगे। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसको क्या है, रोग है, और रोग कौन सा है, हमारा अमीबियासिस, ठीक है। अब अमीबियासिस किसके द्वारा होता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। अब वो संक्रमित है, जब वो मल करेगा तो उस मल के साथ भी क्या होगी, कुछ हमारा प्रोटोजोआ या एंटामीबा हिस्टोलिटिका बाहर निकलेगा। अब मान लीजिए उसकी मल पर, इसलिए तो बाहर खुले में शौच कराना बंद करा दिया गया है, और ये सही भी है, क्योंकि बाहर गंदगी फैलती थी तो मक्खियां वगैरह तो उड़ती हैं भाई, मक्खियों को तुम रोकने देते हो कि नहीं तुम वहां नहीं जाओगी, तुम वहां जाओगी तो तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं कर सकते ना तुम, उन पर तो जोर नहीं चल सकता, ठीक है। वो आपके बच्चे तो है नहीं है कि आपको समझा लो, या आपके घर वाले हो, ठीक है, उनको जो करना वो करती हैं। वो संक्रमित व्यक्ति के मल पर बैठी, वहां पर वो बैठी तो उनके पैरों में या शरीर में कहीं भी क्या हो गया, एंटामीबा हिस्टोलिटिका चिपक गया। फिर वही जाकर के आपके खाने पर बैठी, तो वो उसने क्या किया, जब वहां बैठेगी तो कुछ एंटामीबा हिस्टोलिटिका वहां छूट गया, फिर उस खाने को आपने खा लिया, समझे। जब उसको खा लिया तो वो पहुंच गया फिर से हमारे इंटेस्टाइन में, तो वो स्वस्थ व्यक्ति को फिर से क्या करेंगे, संक्रमित कर देंगे। तो ये इस प्रकार से ये फैलता है। अब क्या है हमारा, अब है हमारा हेलमिंथ के द्वारा, किसके द्वारा, हम हेलमिंथ या कृमि रोग होता है, ठीक है। इसमें आता है हमारा एस्केरिस वगैरह आता है, हमारा फाइलेरिया आता है, तो ये सब किसमें आते हैं, हमारे हेलमिंथ में आती है या कृमि रोग में आते हैं। तो एस्केरिस, अब एस्केरिस आपने, ऐसा है नहीं है कि आपने इसके बारे में सुना ना हो या अब जैसे वीडियो ना देखी हो, क्योंकि एक टाइम पर मैं भी जब छोटा था तो मुझे भी बेवकूफ बनाया है घर वालों ने मेरे, कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाता, देखो यहाँ पर ये मैदा ऐसी फंस जाती है। अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि आपके घर वालों ने भी डराया होगा उस पिक्चर से। लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है, वो एस्केरस होता है, वो क्या होता है, एस्केरस होता है। एस्केरस क्या होता है, ऐसे फीते लाइक संरचना होते हैं, ऐसे ये फीता होता है, इसी की आकार की क्या होती है, कुछ संरचना होती है। जो आपने नूडल्स देखे हैं उसी आकार के होते हैं, उसी कलर में होते हैं। जो चाउमीन वगैरह होती है, मैगी के जो नूडल्स देखे ना, वो पकने के बाद क्या होते हैं, पतले पतले सफेद कलर के होते हैं, वैसे हमारा क्या होता है, एस्केरस होता है, ठीक है। तो जो हमारा एस्केरस होता है वो एस्केरस्ता के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है, ठीक है। ये भी कैसे फैलता, जैसे हमारा एंटामीबा हिस्टोलेट का फैलता था, संक्रमित धूल मिट्टी वगैरह के कांटेक्ट में या खाना वगैरह होने से। लेकिन इनके बाहर हमारे क्या, घरेलू मक्खी नहीं है, बस थोड़ा बहुत हल्का हल्का डिफरेंस होता है सब में, और वो ही पहचान कराता है, कैसे हमें पता चलेगा, ठीक है। तो ये किसके द्वारा होता है, ये होता है हमारे किसके द्वारा, एस्केरस के द्वारा। किसके द्वारा होता है, एस्केरस।
तो एस्कैरस भैया को ऐसे तो खुला छोड़ेंगे नहीं, इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, नहीं तो ये किसी को रोक कर देगा। आप वीडियो देख रहे हैं, आपको भी रोक कर देगा, ठीक है। ऐसे नहीं होता, ठीक है, मजाक की बात है अपनी। कुछ बच्चे सीरियस ले जाए, हैं ऐसा होता है, तो हम तो लेक्चर अभी बंद कर देंगे, ठीक है। अब ये जो फैलता है, ये फैलता कैसे, देखो मान लीजिए हम बीमार हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कोई एक एक्स व्यक्ति है वो बीमार है, हम नहीं है बीमार, ठीक है, हो भी जाते नहीं तो हम जल्दी से। कोई एक एक्स व्यक्ति है, ठीक है, वो संक्रमित था, ठीक। तो जब वो, अब ये पहली बात तो ये आक्रमण कहाँ करती है, ये आक्रमण करती है हमारे आंत्र वगैरह में, जैसे वो भी आक्रमण करते थे आंत्र वगैरह में, इसी प्रकार से एस्कैरस भी हमारा क्या करता है, आंत्र में। बस फर्क क्या है, वो किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ, ये किसके द्वारा हो रहा है, हेलमिंथ या कृमि रोग के द्वारा। कितना है, तो जब मान लीजिए हम जैसे कहीं पर हमारा जो बाहित मल होता है वो सीवेज वाला वाटर होता है, जो नाली वगैरह में जाता है, हमारी शौचालय वगैरह से निकल करके जो भी बाहित मल जाता है, तो मैक्सिमम क्या होती है जगहों पर उसी से सिंचाई करते हैं, उसी बाहित मल से। तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारी सब्जियों वगैरह में भी होता है, ठीक है। अब हम सब्जी क्या करें, अच्छे से ना धुल करके खाएं, पका के खाएं, अच्छे से पका नहीं पाए तो कहीं ना कहीं क्या होती है। अब देखो पहले क्या होता था, पहले के जो अ, सब्जी जहां उगाई जाती थी वो अच्छी जगह पर उगाई जाती थी, बढ़िया वातावरण रहता था। तो पहले का लोगों को मानना था कि ऐसे कच्चे पत्ते खाते रहते थे, कोई कोई भी सब्जी लाया उन्होंने उठा के धोया खा लिया, ठीक है। लेकिन अब क्या, अब इतना प्रदूषण हो गया भैया कि मान लो अगर तुम कुछ कच्चा सब्जी खा रहे हो ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके अंदर कुछ ना कुछ पैथोजन जाए नहीं। वो तो शुक्र है आपके स्टोमक का कि उसके अंदर का जो पीएच है वो 1.6 है, जिसमें जाने पर हर चीज क्या होती है, भस्म हो जाती है, और जो भस्म नहीं हो पाती वो आपको भस्म कर देती है, समझे। जो पैथोजन स्टोमक में भस्म नहीं हो पाते हैं वो आपको भस्म कर देते हैं, ठीक है। इसलिए क्या करना, हमें सब्जी को अच्छे से धुलना है, उसके बाद अच्छे से पकाना, फिर ही खाना है, ठीक है। और धुलना तो बहुत अच्छी से, क्योंकि अब मैक्सिमम जो सब्जियां होती है वो उनकी जो सिंचाई होती है वो बाह्य मल से होती है। तो अब देख रहे हैं एंटामीबा भी उसी के द्वारा फैल जाता है, बाह्य मल के द्वारा। हमारा जो एस्केरिस्ता है ये भी उसके द्वारा फैल जाता है, ठीक है। सबसे पहले ये फैलता किसके द्वारा, एस्केरिस का रोगजनक होता है, जो क्या क्या होता है, हमारा कृमि रोग होता है या हेलमिंथ कहलाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, परजीवी के अंडों से संदूषित मिट्टी, देखो ये जो होते हैं, ये जो हमारे एस्केरस होते हैं, ये पूरे नहीं जाते, इनके अंडे निकल करके जाते हैं किसके साथ, मल के साथ। ये तो वहीं अपने आराम से बिस्तर लगा के पड़े रहते हैं इंटेस्टाइन में, कह रहे अब नहीं जा रहे, हम आ गए यहाँ पर, अब हम यहीं पर रहने वाले हैं। तो वो क्या करते हैं, उनके अंडे बाहर पहुंचाते हैं, वो अपने बच्चों को बाहर पहुंचाते हैं कि जाओ तुम दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करो, तुम दूसरे के पास जाकर के रहो, ठीक है। तो उन्होंने अपने अंडे डाले, अब वो अंडे जो है बाहित मल के साथ वो मिट्टी में भी मिलेंगे, वो जल में भी मिल सकते हैं, या जिनसे हमने सब्जियां वगैरह, वो बाहित मल से अगर हमने सब्जियां सिंचाई की है तो उन सब्जियों में भी वो क्या होते हैं, अंडे उपस्थित होते हैं। जैसे ही वो हमारे आंत्र में आते हैं वो फिर से अपना पूरा बड़ा सा रूप ले लेते हैं, वो पूरी हमारे इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं। अभी आपको पिक्चर दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसके लक्षण क्या है, बड़ी सी बात है, जब पूरा इंटेस्टाइन को ये ब्लॉक कर देंगे, जो हमारी आंत्र होती है उसको ब्लॉक कर देंगे, खाना निकल नहीं पाएगा तो कब्ज होगी। इसके अलावा हमें ऐंठन या मरोड़ होगी, ठीक है। और कभी कभी क्या करते हैं, ये आंत में छेद करके हमारे ब्लड से होकर के शरीर के दूसरे अंगों में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो कभी कहते हैं कि आंखों में या शरीर के बहुत से अंगों में ये पहुंच जाते हैं, किसके थ्रू पहुंच जाती हैं, ये ब्लड के थ्रू। क्यों, क्योंकि जो आंत में छेद कर लेते हैं और आंत में छेद करने के बाद ये ब्लड में जाते हैं, जो हमारा रुधिर वाहिनी होती है वहां पहुंच जाते हैं और उसके द्वार पर घूमते रहते हैं। कहते हैं अब अपन को कोई मेहनत नहीं करनी है, जहां ये ब्लड जाएगा हमें ये ले जाएगा, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि एस्केरिस्ता हो गई है, कहीं आंखों में आ गया बर्मी फॉर्म, ठीक है। तो ये काफी चीजें होती है जो आपने सुनी होगी, ठीक है। तो ये क्या करता, आंतरिक रक्तस्राव भी करता है, ये इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, मतलब वहां पर रहेगा, वहां पर कुछ ना कुछ तो खाएगा पिएगा, तो ये साथ ही साथ क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन की म्यूकस को खाना शुरू कर देगा, तो उससे क्या होता है, ब्लीडिंग वगैरह या रक्तस्राव क्या होता है, शुरू हो जाता है। पेशीय पीड़ा होती है और इससे फीवर भी आता है। देखो फीवर हुआ, हेडेक हुआ, वीकनेस हुई, ये सब नॉर्मल होती है चीजें, ठीक है। उनके अलावा याद रखना है आपको, आरक्तता, एनीमिया भी हो जाती है, और आंत्र का अवरोध, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वो पूरी ब्लॉक हो जाती है, उससे खाना नहीं निकल पाता। अभी आपको दिखा रहे हैं कि सर्जरी कैसे होती है, इसकी पिक्चर हम लेकर आए हैं, देखो ये हमारी इंटेस्टाइन थी, देखो। अब आपको ये लग रहा होगा, घर वाले आपको दिखाते हैं, कभी कभी वीडियो दिखाया तो आपको नहीं दिखाया, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे दिखाया था, क्योंकि मैं नूडल्स एक टाइम पर बहुत ज्यादा खाया करता था, ठीक है। उन्होंने दिखाया कि देखो तुम मैगी खाओगे तो ये मैगी क्या होती है, अंदर जाकर के पूरी फिर से बन जाती है, और ये पूरी बनने के बाद ये वहां पर जम जाती है। और मैं भला छोटा बच्चा, एकदम सीधा बच्चा, मुझे कुछ आता नहीं था उस टाइम पर, ठीक है, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, ये कुछ और ही चीज है।
तो ये मैगी वहां पर फंस जाएगी। जब ये मैगी फंस जाएगी तो खाना तुम्हारा क्या होगा, बाहर नहीं निकलेगा और तुम अंततः क्या हो जाओगे, मर जाओगे। इसलिए मैगी नहीं खाना। ऐसे मुझे डराया जाता था, ठीक है। मुझे नहीं पता आपके घर वालों ने डराया कभी नहीं, मेरे घर वाले तो ऐसे डराते थे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये यहाँ पर ना ही कोई मैदा फंसी है, ना ही कोई तुम्हारी चाउमीन फंसी है, ना ही यहाँ पर कोई मैगी फंसी है। यहाँ पर फंसा क्या है, हमारा एस्कैरस फंसा है। क्या फंसा है, एस्कैरस। ये क्या करता है, यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ाता है कि पूरा ब्लॉक कर देगा। अब मान लीजिए ये हमारी क्या थी, आंध्र थी। अब यहाँ पर ये क्या करे, पूरी तरीके से ब्लॉक किए हुए पूरा रास्ता। तो यहां से खाना तो हमारा आगे नहीं बढ़ पाएगा ना, खाना नहीं बढ़ पाएगा, खाना यहीं रखा रहेगा, समझे, और ये बाहर भी निकलेगा। तो हम नया खाना खा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें भूख ही नहीं लगेगी, क्योंकि खाना पहले से भरा हुआ है। मतलब भूख तो लगेगी लेकिन वो खाना नहीं निकलेगा, ठीक है। और इसके अलावा ये करते क्या, पेट में दर्द होगा, क्योंकि वहां पर भरा भरा सा फील होता रहता है, ठीक है। और बहुत सी, इससे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसलिए साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। आप जो भी सब्जियां वगैरह खा रहे हैं या जो भी चीजें कर रहे हो, तो उनका ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना है, ठीक है। अगर सब्जी अच्छे से धुल लो तो उसको अच्छे से पकाओ भी और फिर अच्छे से खाओ भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने सब्जी वगैरह तो धुला, हाथ सब कुछ कर ली, लेकिन अपने हाथ नहीं धुले। हाथ वही मिट्टी मिट्टी के थे, आप आए उठा के खा लिया। अब कह दो हम फिर भी बीमार हो गए, हमने सब्जी तो अच्छे से धुली थी, पकाई थी, और फिर भी हम बीमार हो गए। तो भाई अपने आप को भी तो देख लो, आप हाथ धो नहीं रहे, ठीक है। थोड़ी देर पहले आके क्रिकेट खेल रहे थे बाहर, आए उन्होंने कहा मम्मी खाना दो, उठा के खाने लगे। वही नाली से गेंद उठा रहे थे, वहीं पर कहीं दूसरी जगह चली गई कीचड़ वगैरह, वहां से गेंद उठा रहे, उन्हीं हाथों से आके खाना खा लिया, समझे। तो कहते हैं ना, माँ माने से डिटॉल का धुला, तो डिटॉल से हाथ धुलिए। यहाँ पर किसी भी सोप का प्रमोशन नहीं हो रहा, ये आपको पहले बता दिया, डिस्क्लेमर, ठीक है। तो क्या करना, अपने आपको अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है, और मेंटेन ही करनी है, और क्या, तभी आप क्या करोगे, इन तरीके से बच जाओगे, ठीक है। और ये यहाँ पर ना ही कोई चाउमीन भरी है, ना ही कोई मैगी भरी है, यहाँ पर क्या भरा है, हमारा एस्कैरस भरा है, ठीक है। अब जो भी आपको बेवकूफ बनाए तो उसको कह देना आप बेवकूफ हो, ठीक है, बस इतना कह देना और चले जाना वहां से, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब भी हमने मान लो जैसे कोई खाना खाते तो वो खाना हम बिल्कुल पीस देते हैं, तो फिर वहां पर जाके कौन सी वहां पर मशीनें लगी हैं कि वो जाकर फिर से वो पिसी हुए आटे से फिर से मैगी बना देंगी, समझे। वो टूट गया जो टूट गया, फिर नहीं जुड़ रहा वो, ठीक। वो सीधा मल के साथ क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये सब क्या होती है, हमारी एस्कैरस होती है। और मुझे विश्वास है कि इतने सारे बच्चों में से किसी ना किसी को जरूर ये डराया गया होगा इसको दिखा के। मुझे तो डराया गया था भाई। तो इसके लक्षण भी हो गए और इसका संचरण हो गया, फैलता कैसे है और आपको बता भी दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आते हैं हाथी पांव। ये शायद आपने बहुत रेयर देखा होगा, ये रेयर देखा होगा, लेकिन मैंने देखा है। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे आपने तो सब कुछ देखा है। नहीं भाई, मैंने देखा है एक्चुअल में, हमारे एक मोहल्ले में ही एक बार उनका जो पैर है वो एकदम ऐसे हाथी के पांव तरह का। देखो आपको पिक्चर दिखाते हैं, फिर आपको शायद समझ में आएगा। ये जो पांव है, ये कैसा एकदम हाथी के पांव की तरह मोटा हो गया, ठीक है। इसे बोलते हैं हम हाथी पांव, ठीक है। फाइलेरियस, फाइलेरियस बोलते हैं, फाइलेरिया, सॉरी फाइलेरियस क्या, फाइलेरिया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फाइलेरिया भी बोलते हैं, हाथी पांव बोलते हैं, या स्लीपद फाइलेरिया बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो फैलता है वो किसके द्वारा फैलता है, हमारे फाइलेरिया कृमि के द्वारा फैलता है। बुचरेरिया बैंक्रॉप्टाई या बुचरेरिया मेलाई के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है ये, बुचरेरिया बैंक्रॉप्टाई या बुचरेरिया मेलाई के द्वारा क्या होता है, ये फैलता है। ये इसके क्या होते हैं, रोगजनक होते हैं। और इसको फैलाता कौन है, कौन फैलाता, वही छोटा सा, वो छोटा सा चीज होती है ना, वो जिसको मच्छर बोलते हैं, वही वही है आधे से ज्यादा रोगों की जड़। तो इसलिए मच्छरों को बचने नहीं देना, आपको ढूंढ ढूंढ के मारना है। मादा क्यूलेक्स जो होती है हमारी, वो क्या करती है, इस रोग को करती है, फैलाती है। जो मादा क्यूलेक्स होती है वो इस रोग की क्या होती है, भाग होती है। देखो एक मच्छर ये उड़ रहा है, इसको भी मार दूंगा मैं भी क्लास पढ़ाने के बाद, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लक्षण, क्या होते हैं हमारे लक्षण। अब लक्षण इसमें होता क्या है, ऐसे लक्षण में जब ये रोग होता है तो इससे क्या होते हैं, जो हमारे लोअर ऑर्गन होते हैं, जैसे हमारे पैर वगैरह होते हैं, कभी हाथों में तो बहुत रेयर होता है, लेकिन पैरों में ये ज्यादा हो जाता है। हमारे जो लोअर ऑर्गन, नीचे के जो अंग होते हैं, उनमें ये ज्यादा हो जाता है। उनमें क्या होता है, जो हमारे लिम्फ ऑर्गन होते हैं, लिम्फ ऑर्गन होते हैं, उनमें क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, वहां पर स्वेलिंग हो जाती है, वहां पर सूजन क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। किसकी वजह से, हमारे बुचरेरिया बैंक्रॉप्टाई और बुचरेरिया मेलाई की वजह से, जिसकी वजह से हमारे जो अंग होते हैं वो क्या होती है, इतने मोटे हो जाते हैं कि वो देखने में कैसे लगते हैं, विशाल का एकदम देखने में अजीब से लगते हैं, हाथी के तरह पैर हो जाते हैं, ठीक है। और जब अपना क्या होता है, हाथी पांव या फाइलेरिया वाला ये जो बीमारी होती है, फाइलेरियसिस या फाइलेरिया, तो इससे क्या होता है, हमारे जनन अंग भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। आपको भी पता है कि हमारे जनन अंग क्या होते हैं, नीचे के साइड लोअर पार्ट में क्या होते हैं, जनन अंग उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें हाइड्रोसील भी हो सकता है, या अगर महिलाओं में है तो महिलाओं में गर्भाशय का शेप बिगड़ सकता है।
जिससे क्या हो सकती है, संतान उत्पत्ति में भी दिक्कत होती है। कभी कभी तो जो स्त्रियां होती है वो क्या होती है, बांझ हो जाती है। ठीक है, किसकी वजह से, फाइलेरिया की वजह से। तो ये क्या करता है, हमारे जनन अंगों को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है भाई, तो इसके बारे में पढ़ते हैं इसके लक्षण। यह प्रायः कृमि अर्धपात की लसिका वाहिकाओं या लिम्फेटिक वेसल्स में रहता है। यह धीरे धीरे क्या करता है, अंगों में। ऐसा नहीं है कि ये जो रोग होता है वो तुरंत, मान लो ये जो हमारा बुचरेरिया बैंक्रॉप्टाई या बुचरेरिया मेलाई हमारे शरीर में प्रवेश किया, और तुरंत हमारा, आज रात को हम सोए, आज रात को प्रवेश किया और सुबह हमारा पैर मोटा हाथी पांव जैसा होगा, नहीं। ये जो कारक होता है ये बरसों तक हमारे शरीर में रहता है। ये धीरे 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 करके अपना क्या करता है, प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, दीर्घकालिक शोथ होता है। ठीक है, और दीर्घकालिक शोथ उत्पन्न करता है। ये कृमि इन अंगों में कई वर्षों तक रहते हैं। लिम्स और जननिक अंग, जेनाइटल ऑर्गन भी क्या होते हैं, अक्सर इस रोग से क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होती है, इनमें विरूपताएं आ जाती है। विरूपता मतलब जो रूप होता है, मान लो आपके पैर कितने सुंदर सुंदर से, अब वही पैर कैसे हो जाए, ऐसे मोटे हो जाए, तो पैर अच्छे लगेंगे देखने में, नहीं लगेंगे आपके, फिर सब कुछ बदल जाएगा। और क्या होता है, ऐसा नहीं कि दोनों पैर होते, कभी कभी एक पैर हो गया तो आप एक पैर एकदम हाथी पांव जैसा लिए पर एकदम पतला पतला सा, जैसे मान लो एक पैर है मेरा, ठीक है, एक दूसरा पैर है, इस वाले में फाइलेरियो कितना मोटा हो गया, ये पैर कितना पतला सा, दोनों कितने ब्रूप लग रहा है, अजीब से लग रहा है। ठीक है, मेन बात ब्रूपता की नहीं है, वो तो चलता रहता है। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इससे क्या होते हैं, हमारे जनन अंग होते हैं वो प्रभावित होते हैं, जिससे क्या होती है, नपुंसकता या बांझपन भी आ जाता है। देखो ये आपको दिखा दिया, देखो यहाँ पर ये जो हमारे ब्रेसड़ दिखाई दे रहे हैं, तो ब्रेसड़ में क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोसील हो गया। हाइड्रोसील जानते हैं, हमारे जब ब्रेसड़ में जब और अधिक क्या बन जाए, द्रव भर जाए या फ्लूइड भर जाए, तो उसी की वजह से क्या होता है, हाइड्रोसील, हमारा जो ब्रेसड़ कोश का जो नॉर्मल साइज होता है उससे बड़ा हो जाता है। पेनिस में भी हो जाता है, ये हमारे लिंग में भी क्या होता है, ये हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कवक रोग। क्या देखते हैं, कवक रोग, कवक या फंगल, ये रोग से आप कभी ना कभी क्या हो, ग्रसित हुए होंगे। ठीक है, कह देते हैं हर रोग से आप हमें बीमार कर देते, तो हम तो बहुत स्वस्थ बच्चे हैं। ठीक है, नहीं हुए तो मैं बता दूं, मैं तो हुआ। ठीक है, कभी खुजली वगैरह तो हुई होगी। ठीक है, खुजली वगैरह हो जाती है, दांत खाद खुजली वगैरह। ठीक है, और वो एडवर्टाइजमेंट आता था जालेम लोशन, ठीक है, वो इसी के लिए आता था। इसके लिए आता था, ये जो हमें खुजली वगैरह दांत वगैरह हो जाती है ना, इसी के लिए आता था। और ये होता किसके द्वारा होता, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, इन इन फंगस या कवक के द्वारा ये रोग होता है। ठीक है, अब ये रोग होता कहां पर मैक्सिमम, आपने देखा होगा, देखा तो जरूर होगा अगर नहीं हुआ तो। जैसे ये मान लीजिए हमारे ये पार्ट है, ठीक है, ये बीच की उंगलियों की जगह है, यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, हमारे पैरों की उंगली होती है, या जांघों के पास हमारे किनारों पर वहां हो जाती है, सिर में वगैरह हो जाती है, डाणी वगैरह में हो जाती है। तो फंगस या खुजली तो कहीं भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट बता रहे वहां पर होता है जहां पर थोड़ी बहुत नमी वगैरह रहती है। ठीक है, हल्का वगैरह पसीना वगैरह सा रहता हो, थोड़ी सी गीलापन सा रहता है या नमी रहती हो, वहां पर इनके होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको अपनी सफाई, अब देखो ऐसा तो है नहीं है कि अब बाहरी सफाई आप नहीं कर सकते। अब मान लो जैसे, अब खाने का तो आपको नहीं पता कि खाना आपने खाया वो कैसा है, कहीं दूषित था या खराब था, लेकिन सफाई का तो आपको पता है ना। आपको सफाई का तो पता है कि आज हम साबुन से नहाया किसी से, मतलब सफाई आपको इस तरीके से रखनी है कि ताकि आपके शरीर में कवक रुक ही ना पाए। ठीक है, जो आपने डैंड्रफ वगैरह सुना है, डैंड्रफ भी कहीं ना कहीं यही रोग होता है, ये कवक के द्वारा होता है। सोरेसिस, ये सब क्या होते हैं, हमारे कवक के द्वारा होते हैं। और इसमें क्या दिए गए हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइगोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन, कुछ कवक के नाम दिए गए हैं जो क्या करते हैं, हमारा दाद रोग, दाद या खाद खुजली, सब आपने ये सुना होगा, ये बहुत नॉर्मल वर्ड है। ठीक है, ये कहां हो जाते हैं, त्वचा की बलनों वाले पार्ट, इनके बीच में, जैसे कि ग्रोइन अथवा पाद, मतलब पैरों की उंगलियों के बीच में, पैरों की उंगलियों के बीच में ये जो जगह होती है, यहां पर ये ज्यादा होने के चांस इनके रहते हैं। और ये फैलता कैसे, देखो ये क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर फैल जाता है। कैसे फैलता है, तुम उसका सामान यूज करोगे, मान लो उसकी तुमने तौलिया यूज कर ली, उसके सिर में था उसे डंडा, उसने आपने उसकी कंघी यूज कर ली, तो कंघी के द्वारा हो जाएगा। आपने उसकी तौलिया यूज कर ली तो तौलिया से हो जाएगा। आपने उसके कपड़े पहन लिए तो कपड़े। तो ये रोग जो होता है वो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति फैल जाता है। जैसे कॉमन कोल्ड या अपना सामान्य जुकाम फैल रहा था, उसी तरीके से हमारा ये दाद रोग भी क्या होता है, बहुत आसानी से फैल जाता है। तो ये रोग तो बहुत आपको नॉर्मल था, पता भी होगा। अब इससे होता क्या है, सूखी सूखी पपटी सी बनने लगती है, त्वचा, नाखून और सिरोबल के सेल पर क्या होती है, सूखी सूखी पपटी सी बनने लगती है, स्केलिलेशंस हो जाते हैं। और इनमें क्या होती है, तेज खुजली होती है। खुजली इतनी जोर से होती है कि अगर आप कभी कभी तो खुजलाते खुजलाते वहां पर ब्लीडिंग भी होने लगती है, खून निकल आता है, समझे, इतनी जोर से खुजली होती है। ठीक है, मैं विद एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ ये चीज तो।
ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये व्यक्ति क्या था, जहां पर दाढ़ी बनवाने गया था, तो वो जो बार्बर भैया थे उन्होंने क्या किया, किसी एक व्यक्ति के क्या थे पहले से ही थे, ठीक है, उसके यहाँ कहीं पर थी, उन्होंने वहां ब्लेड लगाई और वही ब्लेड आराम से उन्होंने अपना 50 पैसे बचाने के चक्कर में इस व्यक्ति को नाप दिए, इसकी भी दाढ़ी उसी से बना दी, इसको हो गया। तो कभी भी आप अगर सैल जैसे लड़कों की बात कर रहे हैं, ठीक है, लड़कियां तो नहीं जाती हैं दाढ़ी वगैरह बनवाने, जो लड़के जाते हैं, तो कभी भी अगर आप जाए, अभी तो आपकी दाढ़ी निकल भी नहीं रही, लेकिन अगर कटिंग कराने जाते हैं तब भी तो वो ब्लेड का यूज करता है, तो आप जाएं तो उससे साफ तरीके से बोलें कि भाई देखो ब्लेड दूसरी बदलो, क्योंकि हो सकता है जो आपके पहले थोड़ी देर पहले कटिंग करा के गया उसे कहीं ना कहीं पीछे हिस्से में हो, कहीं भी हो सकता है, देखो भाई मान लो उसको दाढ़ी बनवाई उसने तो दाढ़ी में हो सकता है, तो आप उससे साफ तरीके से कहिए कि ब्लेड को बदलिए और इसको जो उस्तरा होता है उसको साफ कर दीजिए पानी से, ठीक है। वैसे पानी से नहीं धुलता, इतना हाइजीन वो मेंटेन करते भी नहीं है, आप कितना भी कह लो अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आपको नहीं होगा, हम करे दे रहे हैं, ठीक है, वो कर देते हैं और आप निपट जाते हैं। तो आपको अपनी हाइजीन खुद मेंटेन करनी है, उसके कहने या ना कहने पे चक्कर में नहीं पड़ना, आप उससे साफ तरीके से कीजिए, देखो भाई अच्छे से। और जब वो तौलिया यूज करता, अब क्या तौलिया, देखो कोरोना में कितनी अच्छी चीजें हो गई थी कि अगर कटिंग कराने जाए तो अपनी तौलिया लेकर के जाओ, और सही भी था ये, कहीं ना कहीं ये सही था। आप जा रहे अपनी तौलिया लेकर के जा रहे तो आपको रोग होने के चांस ही नहीं, क्यों? क्योंकि पता नहीं जो वो तौलिया आपके गले में डाली वो उस व्यक्ति को भी डाली हो जिसको रो वो कब ये खुजली वगैरह थी, आपके गले में डाली तो आपको भी हो सकती है, तो ये फैलता है, तो इससे आपको बच के रहना है। अगर आपके घर में किसी को है तो आप उसके कपड़े वगैरह मत यूज कीजिए, जैसे मान लीजिए दो भाई होते हैं बराबर बराबर हो जाते हैं साइज के, तो एक को है तो दूसरे उसके कपड़े पहनता है, तो आपको भी हो जाएगा। तो जब तक उसका सही ना हो जाए तब तक आप अपने कपड़े एक्सचेंज मत कीजिए, तौलिया वगैरह भी एक्सचेंज मत कीजिए, बुरा लगता है लेकिन फिर भी बचना तो पड़ेगा ना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रोगों का निरोध और नियंत्रण करना है। तो ये हम अभी तक आपको बताते आए कि देखो सबसे पहले क्या करना, हाइजीन हमें मेंटेन करनी है, हाइजीन साफ सफाई का बहुत ध्यान देना, अपने आसपास गंदगी इकट्ठी नहीं होने देनी है। तो हर रोग के लिए क्या होती है, एक अलग अलग क्या होती है सावधानियां होती है, और उसी के लिए नियंत्रण नियंत्रण और क्या होते हैं हमारे उपाय होते हैं, कैसे हम बचेंगे उनसे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना, अपने आप को साफ रखना है, पीने का जो पानी है वो भी साफ रखना है, नहाने का पानी है वो भी साफ रखना है, और खाना भी हमें क्या करना है, साफ रखना है। और अपशिष्ट पदार्थ और मलमूत्र उत्सर्ग एक्सक्रीटा का समुचित निपटान, ऐसा नहीं है कि खुले में आप शौच करने जा रहे हैं, खुले में जाओगे तो आपका ही कोई ना कोई परिवार का उस रोग से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए हर घर में क्या हो गया, अब शौचालय बन चुके हैं तो उसका उपयोग कीजिए आप। जलाशय वगैरह, हमारे तालाब वगैरह, मल कुंड, सीज पुल और तालाबों की समय समय पर क्या करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम बीमारियां वहीं पर पनपती हैं। अभी इस टाइम पर डेंगू का प्रचलन होगा तो अभी सरकार क्या करेगी, नए नए नियम लगाएगी कि कूलरों वगैरह की सफाई कीजिए, वहां पर पानी ना भरा रहना पाए, उससे डेंगू फैलता। तो इस टाइम पर यही जो समय होता है अपना अक्टूबर नवंबर, इसमें डेंगू बहुत ज्यादा फैलता है, तो इसी पर क्या होती है, सरकार बहुत जोर भी देती है इस टाइम पर। खान पान में क्या देना है, बहुत ध्यान देना है, ठीक है, और स्वच्छता का पालन करना है। तो ये सब चीजें तो बहुत ईजी है, आपको पता होनी चाहिए। अब रोग बागों का नियंत्रण व निपटान, जैसे खास करके मच्छरों का, ठीक है, मच्छरों को तो भाई आप कहीं पर रहने ही मत दीजिए, वो आपके लिए किसी भी, जैसे वायरस है ना, वायरस कभी आपका सगा नहीं है, उसी प्रकार से मच्छर भी आपका कभी सगा नहीं है। एक तो वो खून का खून पिएगा, ऊपर से आपको रोग भी दे करके जाएगा। अगर खून पीने की बात होती है तो भाई पी लो, इतनी बड़ी बॉडी है, थोड़ा बहुत वहां भला हो जाए, लेकिन साथ में वो रोग भी दे करके जा रहा है, वो ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है, ठीक। तो क्या होता है, जहां पर भी हम रह रहे हैं आवासीय क्षेत्र, मतलब जहां पर हम रह रहे हैं उसके आसपास पानी जमा ना होने दें, ठीक है। घरेलू शीतल यंत्र जैसे अपने कूलर वगैरह होते हैं उनकी समय पर साफ सफाई करें, ठीक है, उसमें भी पानी काफी समय तक ना भरा रहने दें। और मच्छरदानी का प्रयोग करें, ठीक है, मच्छरदानी नहीं है अगर जैसे कहीं लगाने लायक तो ऑल आउट वगैरह बहुत सी चीजें आती है मच्छर, लेकिन कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है उससे, जैसे मुझे हो जाती है। मच्छरों के डिम्ब को, जो उनके लार्वा होते हैं, देखो तालाबों में क्या होते हैं, लार्वा इनके पनपते हैं, तो वहां पर क्या डालिए हमें, गम्बुजिया एक मछली आती है उसको डाल दो, तो वो क्या करती है, मच्छरों के सब लार्वा खा जाती है, ठीक है। तो एक गम्बुजिया एक मछली होती है, क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कैसे, कौन सी मछली होती है जो मच्छरों के लार्वा खा जाती है, तो गम्बुजिया एक मछली होती है जो तालाबों में डालते हैं तो वो क्या करती है, मच्छरों के सारे लार्वा खा जाती है, ठीक है। खाइयों, जल निकास क्षेत्रों और दलदलों आदि में कीटनाशकों के छिड़काव, देखो जहां पर कीचड़ मचा हुआ है, गंदगी बहुत ज्यादा, वहां पर क्या डालो, हम इंसेक्टिसाइड डालो और कीटनाशक दवा छिड़को, ताकि वहां पर जो भी बैक्टीरिया वगैरह या रोग कारक जन्म ले रहे हैं वो वहीं के वहीं क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, ठीक है। दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाएं, जो हमारे दरवाजे होते हैं खुले रहते हैं उनमें जाली लगाएं ताकि मच्छर अंदर ना आ पाए, ठीक है। तो ये बचाव होते हैं किससे, मच्छरों से। नियंत्रण के इन उपायों से वाहक जनित रोग, देखे मलेरिया नहीं होगा आपको, मच्छर के अगर आप बचेंगे, फाइलेरियासिस से बच जाएंगे, डेंगू से बच जाएंगे, चिकनगुनिया आदि इन सब से क्या हो जाएगा, बचा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, देखो
टीका लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, जैसे अभी वैक्सीन आया था तो उसमें काफी लोगों ने बहुत जाने क्या क्या अफवाहें उड़ाई थी कि इसको लगाओगे लगवाओगे तो ऐसा हो जाएगा, आपकी मर्दानगी चले। पता नहीं लोग क्या अपने मन से सब कुछ बना लेते, वो खुद डॉक्टर बन जाते हैं, उन्हें सब पता रहता है, उन्हें सब पता रहता है। ठीक है, तो आपको करना है, देखो वैक्सीन जो भी प्रकार की आती है वो सब वैक्सीन लगवाना। देखो पहले क्या होता था, चेचक रोग हो जाता था, पोलियो रोग बहुत होता था, अब उनके वैक्सीन आने लगे। तो जब भी बच्चे का जन्म होता है तो तुरंत वैक्सीन वगैरह लगाए जाते हैं, पोलियो के हो चाहे चेचक के रोग। चेचक जानते हो ना, वो बड़ी माता छोटी माता जो हो जाती है। ठीक है, डिप्थीरिया, निमोनिया और टेटनस वगैरह, देखो टेटनस वगैरह की भी वैक्सीन लगाए जाते हैं ताकि इन रोगों से आगे बचा जाए। अभी हम वैक्सीन पर भी चर्चा करने वाले हैं जब हम इम्यूनिटी की बात करेंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक्स एवं अन्य दूसरी औषधियों की खोज ने भी क्या किया, संक्रामक रोगों को काफी हद तक रोका है। तो ये चैप्टर क्या होता है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अरे सॉरी, चैप्टर नहीं, सॉरी ये लेक्चर था हमारा। जो भी हमारी क्या थी एनसीईआरटी में सामान्य जो रोग थे या सामान्य डिसीज थी वो क्या हो गई, कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे क्या करेंगे, या तो हो सकता है हमारा क्या इम्यूनिटी आएगी या एड्स वगैरह। ठीक है, तो जब लेक्चर आएगा तो उसमें आपको पता है चल ही जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, मिलते हैं अपने क्या नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए भाई आपके लिए थैंक यू, और पढ़ते रहिए। देखो भाई, पढ़ाई आपको अपनी जोरों से चलानी है अगर आपको 95+ नंबर लाने हैं। देखो हमने तो वादा कर दिया कि 95+ लाएंगे, तो इसलिए हम एफर्ट कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं है कि आप भरोसे बैठे हो कि हमने वादा किया था तो पेपर के पहले आपको कोई मंत्र देंगे, वो जा करके आप वहां पढ़ दोगे, आपका पूरा पेपर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। या आपको ऐसा एक चूरन देंगे जैसे आपको सब कुछ याद हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा। देखो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए। देखो आप स्वास्थ्य का तो बहुत ध्यान देना है, मौसम चेंज होते हैं तो फीवर वगैरह, बुखार और जुकाम वगैरह हो जाती है, इससे काफी समय बर्बाद होता है। तो अपने खान पीन पर ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। इसलिए हम बार बार बोलते हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू बेटा।